कुछ लोग कहते हैं आईटी से रिलेटेड जो लोग हैं यहाँ पे जॉब नहीं मिल रही, वो अप्लाई करते हैं, जॉब नहीं मिल रही। इतनी जॉब्स हैं ना कि आप अप्लाई कर करके थक जाएंगे और जॉब्स नहीं ख़त्म होंगी। स्किल्ड पर्सन है ना, अगर वो पाकिस्तान में है, कहना नहीं चाहिए लेकिन वो अपना फ्यूचर वहाँ पे ज़ाया कर रहा है। अच्छा, इसी से क्वेश्चन है कि सबसे हाईली डिमांड स्किल आईटी में अब कौन सी है जो कि एक मार्केट के अंदर 3-4 मंथ्स की आपने ट्रेनिंग की, उसके बाद आपको जॉब सिक्योरिटी है कि यार मुझे 4 माह बाद जॉब मिल जाएगी। सोशल मीडिया पे बजाय इसके कि आप लोगों ने ग्रुप्स ज्वाइन किए हैं जो सिर्फ आपको हंसा रहे हैं, आप वो ग्रुप्स ज्वाइन करें जो सिखा रहे हैं। बिल्कुल, जो आपको सिखा रहे हैं। $3000 मंथली मुझे पे कर रहा था एक क्लाइंट, मेरा वो क्लाइंट छूट गया। जब आप किसी को क्लाइंट देते हैं तो वो उसको बाईपास करके डायरेक्ट हो जाता है। तो ये जो कल्चर है, इसको ये हमारे यहाँ ये क्यों आया फ्रीलांसिंग का कल्चर, और इसको हम किस तरह ख़त्म कर सकते हैं? ये चीज़ मैं सबसे पहले यही बात कहूँगा, एथिकली आपको ना यार हलाल हराम का थोड़ा सा डिफरेंस आपको पता होना चाहिए कि मैं अब ये जो पैसे कमा रहा हूँ ना, ये मेरे लिए हलाल है। या अब देखें, आप बाईपास कर रहे हो किसी को या किसी को चीट कर रहे हो, ये हराम है। उसको यही है कि यार पता नहीं कल मेरे साथ क्या हो जाएगा। अल्लाह पे तवक्कल हो ना, तो ये इस तरह की खौफ नहीं आता। बिल्कुल। अच्छा, किसी ने अमेज़ॉन पे काम करना है तो आप उसको क्या एडवाइस करेंगे, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? एक केले कप मैंने बना दी, मेरे 500 पीस पड़े हुए, प्राइवेट लेबल है मेरा, तो मैं उसको लिस्ट कर लूँ? अच्छा, अब ऐसे ही यही क्वेश्चन सबसे कॉमन फैसलाबाद के लोग मेरे से, जो मेरे जानने वाले हैं, सब लोग पूछते हैं। ठीक है, अभी जो लोग अमेज़ॉन में ऑनलाइन आर्बिट्राज कर रहे हैं, उन लोगों के अकाउंट बैन हो जाते हैं यूएस के, यूके के। बट आपको इसकी थोड़ी सी मार्केट सर्च करनी पड़ती है, आपको अपना एनालिसिस करना पड़ता है कि ये कितने में बिक रहा है। तो कितने इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए? तो बेस्ट मॉडल में जिन लोगों के पास इनिशियल इन्वेस्टमेंट कम है, वो लोग होलसेल की तरफ जाएं। आप लोगों की फेसबुक, आप लोगों की टिकटॉक जो है वो वल्गर एक्टिविटी से भरी हुई है। आप लोग क्यों नहीं फॉलो करते इन्फॉर्मर को? ज़मीन बदलें, आपका नसीब बदलेगा। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अगेन। आज हम बात करेंगे फ्रीलांसिंग के ऊपर, अमेज़ॉन एफबीआई और आईटी सेक्टर यूके में और पाकिस्तान में उसका क्या स्कोप है, क्योंकि आज के जो हमारे गेस्ट हैं उनका काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है फ्रीलांसिंग के अंदर, आईटी के ऊपर और एफबीआई, अमेज़ॉन एफबीआई के ऊपर। तो आई एम गोना वेलकम माय गेस्ट मिस्टर उसामा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक है? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है। सबसे पहले थैंक यू सो मच कि आप यहाँ पे आए, टाइम निकाला ऑल द वे। आपका शुक्रिया, आपका थैंक यू, आपने बुलाया, थैंक यू सो बहुत बहुत मच। शुक्रिया। अच्छा, बिफोर वी कंटिन्यू, काइंडली अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दें कि आप क्या कर रहे थे और यहाँ आप क्या कर रहे हैं। उसामा मज़हर मेरा नाम, और पाकिस्तान में तकरीबन 6 साल से मैं फ्रीलांसिंग, जिसके अंदर आईटी सर्विसेज से मेरी वेब डेवलपमेंट से स्टार्ट, कंटेंट राइटिंग से स्टार्ट किया, फिर वेब डेवलपमेंट, एसईओ, डिजिटल मार्केटिंग। मेरी डिग्री जो है वो आईटी की है, तो वेब डेवलपमेंट, और फिर इंटरेस्ट बिल्ड हुआ अमेज़ॉन में। तो तकरीबन 5 साल से मैं अमेज़ॉन की सर्विसेज और वेब डेवलपमेंट, एसईओ, क्योंकि ये सब फील्ड्स रिलेटेड थी, तो इनको सीखता गया और इनमें ग्रो करता गया। और रिसेंटली पाकिस्तान के अंदर मेरा अपना सॉफ्टवेयर हाउस था, जिसके अंदर मैं अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा था, वेब डेवलपमेंट की, डिजिटल मार्केटिंग की, अमेज़ॉन प्राइवेट लेवल ब्रांड बिल्डिंग, अमेज़ॉन होलसेल। तो इन सब चीज़ों में मेरा एक्सपीरियंस रहा है, और तकरीबन 6 से 7 साल का मेरा एक्सपीरियंस है। इसी को कंटिन्यू कर रहा हूँ, अमेज़ॉन प्राइवेट लेवल को, वेब डेवलपमेंट। इंटरेस्ट मेरा सैस में है, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, उसको सीख रहा हूँ। उसकी सर्विसेज भी, एक प्राइवेट सॉफ्टवेयर हाउस था पाकिस्तान में, फैसलाबाद में, उसके साथ मैंने उनको ज्वाइन किया हुआ था, सीख भी रहा हूँ और अभी भी कर रहा हूँ, उसकी सर्विसेज दे भी रहा हूँ। ठीक है, तो यूके क्यों आए? यूके क्यों आया? यूके, यही सब पूछते हैं यूके क्यों आए हैं। यूके एक सुकून नहीं था मुझे, मैं आपको सही बात बताऊँ। पाकिस्तान में मेरे काफ़ी बड़े बड़े क्लाइंट्स, $3000 मंथली मुझे पे कर रहा था एक क्लाइंट, मेरा वो क्लाइंट छूट गया। नॉट स्पेसिफिक रीजंस के मैं वो बहुत डिटेल्स में नहीं जाना चाहता, बट कुछ ऐसी रीजंस थी कि जिसमें मुझे ना एक ज़हनी सुकून नहीं था पाकिस्तान में। मुझे कोई अपना फ्यूचर, वैल्यू नहीं मिल रही थी, वैल्यू नहीं मिल रही थी मुझे। जो मेहनत आप कर रहे हो उसका वो आउटपुट नहीं आ रहा, जितने सब कुछ कर रहे हो वो वैल्यू जो वो लूज़ हो रही है। बिल्कुल, तो वो एक डर था ऑल टाइम एक दिल में ना, क्योंकि फिर मेरी शादी हो गई, असल में शादी हो गई, मुझे अल्लाह ने बेटा दिया, तो उसके बाद ना डिसीजंस जो थे वो बड़े चेंज हो रहे थे, जिम्मेदारी आ गई, डर आ रहा था दिल में कि यार इधर पाकिस्तान में आज एक क्लाइंट गया, कल को ये भी चला जाएगा, ये इस तरह के मसले ना हो। रिस्क अल्लाह ने देना, बिल्कुल अल्लाह ने वादा किया, लेकिन यह था कि मुझे नज़र आ रहा था कि अगर ग्रो करना है और अगर लाइफ जो है वो सिक्योर रखनी है, अपनी अपने गोल्स को जो है वो रखना है, तो इसलिए डिसीजन लिया कि मूव करना चाहिए पाकिस्तान से। पाकिस्तान नो डाउट एक मार्केट, बहुत बड़ी मार्केट है, बट एज़ कम्पेयर टू यूके और यूएसए, तो यूके इज़ डेफिनेटली मच बेटर।
अच्छा, अभी आपने बात की कि क्लाइंट लूज़ कर रहे थे, क्लाइंट जा रहे थे, तो क्या मतलब है इसका क्लाइंट लूज़ करने का? मतलब किस वजह से क्लाइंट जा रहे थे छोड़ के? क्लाइंट, एक तो सबसे बड़ा मसला था पेमेंट गेटवे का। ओके। तो क्लाइंट जो है ना, वो जो यूके बेस्ड क्लाइंट्स या यूएस बेस्ड क्लाइंट्स जो हैं, उनको कन्वीनियंस चाहिए। इन लोगों के पास यहाँ पे फाइवर, अपवर्क या कोई भी प्लेटफॉर्म है, अगर वो पैसे भी सेंड करने हैं ना, तो वो वन क्लिक पे। ये लोग अपने आप को भी ईजी रखना चाहते हैं, नेक्स्ट पर्सन को भी ईजी रखना चाहते हैं। अब अगर मैं किसी के लिए काम कर रहा हूँ, तो काम मैंने उसका बड़ा अच्छा कर दिया। अब जब उसने मुझे पैसे पे करने हैं, अब वो ढूंढ रहा है कि यार अब मैं बैंक में जाऊं, मैं तुम्हें कैश पे करूं, कौन सी ऐप से करूं, क्योंकि उन लोगों को चाहिए पेपाल, उन लोगों को चाहिए वाइज। ये दो बेस्ट प्लेटफॉर्म्स हैं उन लोगों के लिए। पायनियर की तरफ भी वो लोग आते हैं बट बहुत कम। तो इंस्टेंट जो है ना, वो पेपाल और वाइज को प्रेफर करते हैं। तो जब मैं पाकिस्तान में था, मेरे पास अपना वाइज भी था, मैंने अपनी यूके में कंपनी बनाई हुई थी और उसी के ऊपर अपना वाइज और अमेजोन अकाउंट सब कुछ किया हुआ था। बट उसके अंदर प्रॉब्लम्स रहती हैं, चलता रहता है, पेपाल भी चलता है आपका, लेकिन प्रॉब्लम्स आती रहती हैं। अब वही बात है, एक इनसिक्योरिटी है। अब मैं पाकिस्तान में बैठा हूँ, मेरे पेपाल में $5,000 है, या मेरे पेपाल में लेट से $1,000 भी है, तो अब मेरे दिल में डर ही है ना कि यार मैं खुद पाकिस्तान में हूँ, बैंक अकाउंट मेरा यूके में है, आज ये लोग पैसे रोक लें मेरे, तो मेरी तो सारी सेविंग्स, मेरी सारी अर्निंग्स गई ना। और ऐसा हुआ, अब मेरी देखें, वो यूके की जो कंपनी थी वो मेरी बंद हुई। कुछ मेरी भी गलतियां हो सकती हैं, बट जो यूके बेस्ड मेरी कंपनी है वो बंद होगी। पाकिस्तान में था तब मैं बंद होगी, मेरा अमेजोन का अकाउंट बंद हो गया। अच्छा। वो नहीं चला आगे मज़ीद। तो क्योंकि उसके अंदर कुछ ऐसे अमेजोन ने भी चेंजेस की कि जो फिजिकल पर्सन है वो बंदा फिजिकली इधर यूके में होना चाहिए उस कंपनी के लिए, और फिजिकल एड्रेस आपका पर्सनल एड्रेस होना चाहिए। तो मैं यूज़ कर रहा था यहाँ पे रेफरेंसेस, मतलब पर्सनल रेफरेंस, कोई बहुत अच्छा दोस्त था उसको यूज़ कर लिया, उसका एड्रेस यूज़ कर लिया, या उसको पेमेंट, मतलब ना उसको उसके थ्रू पेमेंट आ जाती थी, मैं अपने पास मंगवा लेता था, या इस तरह से सर्कल चल रहा था। लेकिन कितनी देर तक ऐसे चल सकता है, कितनी देर तक आप किसी पे डिपेंडेंट रह सकते हैं? सही है। तो यही बात मैं फिर से वही कर रहा हूँ कि सब लोग इफेक्ट नहीं होते। चल रहा है पाकिस्तान में, बड़े बड़े आईटी इंडस्ट्रीज़ हैं और बड़े बड़े सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं, चल रहे हैं सब। बट मुझे इनसिक्योरिटीज़ थी, तो मैंने सोचा कि क्यों मैं किसी पे रहूँ। ग्रोथ है एक, डेफिनेटली बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, तो मूव करना चाहिए, ट्राई अच्छा, करना भी चाहिए। आपने बात की ग्रोथ है, अपॉर्चुनिटीज़ है, तो आईटी सेक्टर से रिलेटेड यहाँ पे क्या ग्रोथ है? क्योंकि कुछ लोग कहते हैं आईटी से रिलेटेड जो लोग हैं, यहाँ पे जॉब नहीं मिल रही, अप्लाई करते हैं उनको जॉब नहीं मिल रही, और आप कह रहे हैं ग्रोथ है। तो ज़रा इसके बारे में बात करें, किस सेक्टर में ज़्यादा ग्रोथ है आईटी के? आईटी के अंदर अगर आप पूछें कि ग्रोथ है या नहीं है, तो मैं कहूँगा क्रेज़ी ग्रोथ है। यहाँ पर इतनी जॉब्स है ना कि आप अप्लाई कर करके थक जाएंगे और जॉब्स नहीं ख़त्म होंगी। अब इस चीज़ को मेरे से भी सब लोग पूछते हैं कि यार जॉब्स हैं या नहीं हैं, क्या हालात हैं। और लोग अपनी डिफरेंट स्पेसिफिक, यानी कोई कहेगा मैं वेब डेवलपर हूँ, कोई कहेगा मैं सैस से रिलेटेड हूँ, कोई कहेगा मैं मतलब लारावेल, कोई ना कोई स्पेसिफिक लैंग्वेज का बताएंगे जी मैं इसमें एक्सपर्ट हूँ, तो इसकी जॉब है या नहीं। इसका सबसे आसान सोल्यूशन है कि आप लिंक्डइन पे जाएं और अपनी लोकेशन पाकिस्तान की बजाय ना लंदन की लगाएं। ठीक है, लंदन की लगाएं। वैसे तो पूरे यूके में जॉब्स हैं, बट लंदन की लगाएं। ठीक है। लंदन की लोकेशन लगाने के बाद अपनी वो स्पेसिफिक फील्ड लिखें लिंक्डइन में। लेट से आप लिखें लारावेल एक्सपर्ट, या आप लिखें वेब डेवलपर। मेरा ख्याल है शायद अभी भी कुछ 4 से 5 हज़ार जॉब होगी। ओके, कंटिन्यूसली जॉब्स हैं, कंटिन्यूसली। तो लोगों को जॉब क्यों नहीं मिल रही फिर? जॉब क्यों नहीं मिल रही, ये चीज़ भी मैंने यहाँ पे आके सीखी है। जॉब के लिए अप्लाई करने का तरीका गलत है। अच्छा। जो लोग यहाँ पर हैं उनके लिए बात कर रहा हूँ, मतलब वर्चुअल जॉब्स जिस तरह, वो तो क्लाइंट हंटिंग है, वो तो फाइवर, अपवर्क जिस तरह मैं कर रहा था अभी मैं बात करूँ लोकल मार्केट की जो जॉब्स है उसके लिए, क्योंकि बंदा यहाँ आता है, उसको जाहिर है यहाँ आके जॉब चाहिए, अपना करियर स्टार्ट करना चाह रहा है, ग्रोथ मार्केट में है, बेसिस के अकॉर्डिंग नहीं, अपनी पर्सनल ग्रोथ के अंदर, करियर के अंदर, तो वो जॉब के लिए कैसे अप्लाई करे? वो यही बात है कि हमारा तरीका जो है ना, जब हम यहाँ पर आते हैं ना, हमें सबसे पहले समझना है कि ये जो कंट्री है या इन लोगों की जो नेचर है हायरिंग की, वो क्या है। ठीक है। सबसे पहले हमारी सीवी गलत होती है। ओके। हमने सीवी बनाई होती है पाकिस्तान में बड़ी फैंसी किस्म की, ऊपर पिक्चर लगा लेते हैं, बुलेट्स बड़े बड़े, हेडिंग्स बड़ी बड़ी। अगर आप लोग इस चीज़ को समझें तो सबसे पहले तो अपनी यूके स्टैंडर्ड के मुताबिक सीवी बनानी चाहिए। अब उसके बाद अगर वो 1000 जॉब भी है ना, मुझे जॉब क्यों नहीं मिल रही, बहुत ज़्यादा कंपनीज ऐसी हैं, आईटी से रिलेटेड भी बहुत ज़्यादा कंपनीज ऐसी हैं जो कि डायरेक्ट जॉब पोस्ट करती हैं। ये जब मैं भी अपनी वीडियोस बनाता हूँ मैं उसमें भी बताता हूँ। मैंने अब हम सिंपल छोटी सी जॉब से भी अगर स्टार्ट करें ना, लेट्स से कि मैं कहता हूँ वेयर हाउस की जॉब है या सिक्योरिटी की भी जॉब है, अगर आप उसका भी कल्चर देखें तो आपको पता लगेगा कि ये लोग जो हैं जॉब्स ज़्यादा प्रोवाइड कर रहे हैं एजेंसीज के थ्रू। ऐसे ही है, कोई ना कोई एजेंसी है वो उस स्पेसिफिक फील्ड से रेलेवेंट जॉब्स देती है। जिस तरह हायरिंग करेंगे जो लेबर है या वेयर हाउस की हैं एजेंसीज, या
सबसे मेन बात ये, जिस तरह फिजियोथेरेपिस्ट की अगर मैं बात करूं, या डॉक्टर्स भी जो हैं, केयर वर्कर्स भी जो हैं, ये सब लोग हायरिंग करते हैं एजेंसीज के थ्रू। तो डायरेक्ट कंपनीज भी हैं जो लोग डायरेक्ट अपनी वेबसाइट्स पे जॉब पोस्ट करते हैं और वो लोग डायरेक्ट हायरिंग कर लेते हैं, बट मोस्टली ये लोग एजेंसीज पे डिपेंडेंट, रिक्रूटर्स पे डिपेंडेंट है। मतलब ये लोग रिक्रूटर्स, एक्सपर्ट रिक्रूटर्स, मतलब ऐसे नहीं है कि सब एजेंसीज, हर एजेंसी आपको पता है यहाँ पे अपनी फील्ड में स्पेसिफिक जो है ना वो एक्सपर्टीज रखती है। अब जिस तरह आईटी की अगर मैं एक सबसे बड़ी तो नहीं शायद मैं कहूँगा, लेकिन काफ़ी बड़ी एजेंसी है माइकल पेज। ओके। अब माइकल पेज के ऊपर अगर अब आप जाके देखें तो मेरा ख्याल है कि शायद 1000 प्लस जॉब्स होंगी। ओके। अब किसको पता है माइकल पेज का? नहीं पता। सब लोग क्या कर रहे हैं, कंपनीज बस लिंक्डइन पे सर्च किया जाके अप्लाई, लिंक्डइन पे अप्लाई। दूसरा सबसे बड़ा मसला, जॉब पे अप्लाई नहीं करना आता। ठीक है। अब सबसे पहले तो आप ये करें कि आप एजेंसी ढूंढें। नहीं, अभी आपने खुद कहा लिंक्डइन पे जाके अप्लाई, वो भी सेम चीज़ ही है, कंपनी की तरफ नहीं जा रहा वो। हाँ, लेकिन अब देखें लिंक्डइन पे जाके जो अप्लाई कर रहे हैं ना, लिंक्डइन आपको सिंपल 1 क्लिक सोल्यूशन दे रहा है कि क्या करें, अप्लाई, और आपका रिज्यूमे ऑलरेडी, आपकी जो सीवी है वहां पे अपलोड है। ऐसे है। जो हम गलती कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, हमने फौरन से देखा स्पेसिफिक उसको अपडेट नहीं कर रहे जॉब से रिलेटेड। हाँ, एक तो अपडेट नहीं कर रहे, दूसरा यहाँ पर जो अगर आपको जॉब चाहिए ना, आपको कवर लेटर पे काम करना पड़ेगा। ओके। कवर लेटर सब लोग मिस कर रहे हैं। अगर कवर लेटर का ऑप्शन नहीं है ना, तो एटलीस्ट उन्होंने मैसेज का ऑप्शन जरूर दिया है कि राइट अ मैसेज टू द रिक्रूटर, कि आप उसके लिए मैसेज, और वो मैसेज ही आपका असल में कवर लेटर है। आप पहले 5 से 6 लाइंस के अंदर ना अपना एक इंप्रेशन दें कि आपको क्यों जॉब मिले। अब लिंक्डइन के ऊपर भी जब मैं जा रहा हूँ ना जॉब के लिए, मैंने लिंक्डइन की जॉब के लिए सबसे बड़ा मेरा इशू क्या है, मैंने फ़ौरन से पढ़ा IT मैनेजर की जॉब है, क्लिक अप्लाई, ख़त्म बात। मैंने उसकी डिस्क्रिप्शन डिटेल में नहीं पढ़ी। मेरे साथ ये एक्सपीरियंस हुआ कि 80% जॉब्स में ना लास्ट में जाके ना, पूरी लिंक्डइन की जो उन्होंने जॉब की डिस्क्रिप्शन लिखी हुई थी उसके लास्ट में जाके ना, सेकंड लास्ट लाइन में या मिडल में उन्होंने एक ट्रिकी सी लाइन लिखी हुई थी। उन्होंने लिखा हुआ था कि वी आर जस्ट ट्राइंग टू मेक श्योर यू आर नॉट आउट ऑफ दोज 1000 एप्लीकेंट्स अप्लाइंग फॉर दिस जॉब, बिफोर यू अप्लाई फॉर दिस जॉब टाइप रेड। मतलब रेड लिखें अपनी जॉब एप्लीकेशन में, या लेट से किसी ने लिखा टाइप ग्रीन, या कुछ भी उन्होंने एक स्पेसिफिक लाइन लिखी, वो ताकि पता कोई बॉट नहीं है, कोई ह्यूमन नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे नहीं लगे। अब मैं यही काम कर रहा था। अगर मैं अपना लिंक्डइन का दिखाऊं, मेरा ख्याल है शायद मैंने 100 जॉब्स पे अप्लाई किया और ऐसे ही कर रहा था। अपनी CV अपडेट कर ली, चलो भाई कर ली, उसके बाद जॉब्स आ रही हैं, अप्लाई क्लिक, अप्लाई क्लिक, अप्लाई क्लिक, जॉब सर्च करता हूँ, जॉब्स ही जॉब्स, बड़ा खुश हो रहा हूँ मैं, यार किस्मत बदल गई, यहाँ पे तो इतनी जॉब्स हैं। अब क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस था, मुझे ये लगता था कि यार 10-20 पे अप्लाई किया डेफिनेटली मेरी जॉब लग जाएगी, लेकिन मैं अप्लाई ऐसे कर रहा था, गलत है, मैं डिस्क्रिप्शन ही नहीं पढ़ रहा था। सही। तो अब आप क्या एडवाइस करते हैं कि अप्लाई करने के क्या तरीके हैं, कि डिस्क्रिप्शन पढ़े और अपनी CV अपडेट करे रेलेवेंट टू द जॉब? रेलेवेंट टू द, सबसे पहले तो रेलेवेंट टू द मार्केट। अगर आप IT सेक्टर से है ना, सबसे पहले आप एजेंसी देखें। अब मैंने माइकल पेज का नाम बताया है, इसी तरह और भी बहुत बड़ी बड़ी एजेंसीज हैं यहाँ पर जो स्पेसिफिक IT और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड लोगों को रिक्रूट करती हैं, बहुत बहुत बड़ी एजेंसीज हैं। दूसरी चीज़, आपने एजेंसी ढूंढ ली है अपनी फील्ड से रिलेटेड। अब एजेंसी के बाद अपनी प्रोफाइल को अपडेट करें, क्योंकि मोस्टली एजेंसीज वाले जो हैं आपकी प्रोफाइल देखने के बाद आपको कॉल करते हैं, इनिशियल इंटरव्यू वो लेते हैं, ऐसे है, वो जज करते हैं कि आप में इतना कैलिबर है, कॉन्फिडेंस है, आप इंग्लिश बोल सकते हैं उनके क्लाइंट्स के साथ, कितना का आप आउटस्टैंड कर सकते हैं बाकी लोगों में से। तो वो लोग, अब उसके लिए आपका कवर लेटर बहुत इंपॉर्टेंट है, जॉब के लिए भी और उन लोगों के लिए भी आपका कवर लेटर। एजेंसी ढूंढ लें, अपना कवर लेटर रेडी करें, और जब लिंक्डइन पे जॉब अप्लाई कर रहे हैं उस डिस्क्रिप्शन को पूरा पढ़ें, क्योंकि मोस्टली लिंक्डइन के ऊपर भी जो जॉब्स आती हैं ना, वो ऐसे आती हैं कि लिंक्डइन के ऊपर उस एजेंसी ने तो जॉब पोस्ट कर दी है, लेकिन लास्ट में अगर आप जाके देखें ना, बिल्कुल लास्ट में एंड लाइन में उन्होंने रेफरेंस दिया होगा कि अप्रोच दिस स्पेसिफिक पर्सन फॉर दिस जॉब। ऐसे है। अब जिस तरह मैंने माइकल पेज की बात बताई, मेरी जो रिसेंट जॉब लगी वो इसी तरह लगी, माइकल पेज की जॉब थी। अब माइकल पेज के ऊपर भी ऐसे ही है, माइकल पेज जो है वो लिंक्डइन के ऊपर थाउजेंड्स ऑफ जॉब पोस्ट कर रहे हैं IT से रिलेटेड। ठीक है। तो मैं पहले ऐसे ही कर रहा था, अप्लाई 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 अप्लाई, मैं अप्लाई करता जा रहा था। फिर जब मैंने ये चीज़ अपनी गलती को नोट किया, मैंने डिटेल पढ़ी पूरी, मतलब शायद के जिस तरह आसान लफ्ज़ में बात करूँ 2 पेजों की डिटेल होगी जी, 2 पेजेस डिस्क्रिप्शन थी जॉब की। लास्ट में जाके उन्होंने लिखा कि माइकल पेज का ही एक स्पेसिफिक, उन्होंने अपनी फीमेल कैंडिडेट जो उस जॉब के लिए रिस्पॉन्सिबल थी उसका उन्होंने नेम लिखा था, कोई ईमेल नहीं दी, कोई उन्होंने वेबसाइट का लिंक नहीं दिया, कंपनी का नाम कुछ भी नहीं दिया, सिर्फ उन्होंने उस स्पेसिफिक पर्सन का नाम लिखा
कि ये हमारी जो एम्प्लॉई है ना, ये रिस्पॉन्सिबल है इस जॉब के लिए, जो हायरिंग मैनेजर, जो हायरिंग मैनेजर इस स्पेसिफिक जॉब के लिए। ओके, अब मैंने वो नाम पढ़ा, मैंने लिंक्डइन में जाके माइकल पेज के एम्प्लॉयज़ की लिस्ट निकाली, मेरा ख्याल है शायद उनके एम्प्लॉय भी कोई 500-600 से ज़्यादा हैं। ठीक है। अब मैं वो देखूं कि यार अब मैं इस बंदे का नाम कहाँ से ढूंढूं जिनका इन्होंने लिखा हुआ है। अब देखें, ये सारा प्रोसेस आपके इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है, आप कितना एनर्जेटिक हैं या आप कितना मोटिवेटेड हैं जॉब के लिए। ठीक है। आपको ये स्टेप्स खुद करने पड़ते हैं। अब मैंने उनके पूरे एम्प्लॉयज़ की लिस्ट निकाली, काफ़ी नीचे गया, फिर जाके मुझे वो एम्प्लॉय मिला। अब मैंने जब उस एम्प्लॉय, उस स्पेसिफिक पर्सन की प्रोफाइल ओपन की, उसकी प्रोफाइल में या मैसेज का ऑप्शन था या फिर उसकी ईमेल थी। फिर मैंने उसकी ईमेल पे जाकर खुद ईमेल की कि ये जॉब मैंने माइकल पेज की वेबसाइट पे इस तरह से देखी है और मैं इसके लिए अप्लाई करना चाहता हूँ। विद इन अ डे मुझे उसका रिस्पॉन्स आया। ठीक। जो काम मैं पिछले 7-8 माह से गलत कर रहा था, सिर्फ एक दिन के अंदर मुझे उस स्पेसिफिक पर्सन का रिस्पॉन्स आया कि हाँ मैं इसके लिए हायर कर रहा हूँ। उसने मेरी सीवी देखी, पूरा सब कुछ देखा। सीवी मेरी भी मैंने इवन दैट यूके स्टैंडर्ड के मुताबिक ऑप्टिमाइज की हुई थी, फिर भी मेरी सीवी गलत थी और उसने मुझे मेरी सीवी अपने मुताबिक पूरी ऑप्टिमाइज करके भेजी, जो कि उनके सॉफ्टवेयर के मुताबिक फिट बैठ रही थी। ठीक है। फ़ौरन कॉल आई मुझे नेक्स्ट डे, तकरीबन 40 मिनट्स का इंटरव्यू उस स्पेसिफिक पर्सन ने मेरा लिया कॉल पे। ठीक है। उसने देखा कि ये जो कुछ इसने सीवी में मेंशन किया, 5-6 साल का एक्सपीरियंस लिखा है इस बंदे ने, ये वाकई में है भी है या वो स्किल ऑन कॉल पे लेते हैं। ठीक है। उसने देखा, उसने कहा हाँ, और उसने मुझे बोला यू आर परफेक्ट फॉर दिस जॉब। ठीक है। और मैं तुम्हारी रिज्यूमे जो मैं उस नेक्स्ट कंपनी को फॉरवर्ड कर। उन्होंने नेक्स्ट कंपनी को मेरा रिज्यूमे फॉरवर्ड किया और ये सारा प्रोसेस ना विद इन अ वीक हुआ, विद इन अ वीक। और फिर जॉब मिल गई आपको? जॉब मिल गई। सही। दिस इज़ अ गुड टिप कि अपनी सीवी देखें और जहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं उसकी भी डिस्क्रिप्शन पढ़ें कि उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या है। एग्जैक्टली ध्यान से, मतलब थोड़ा ये थोड़े स्टेप्स हैं जो कि आपके अपने पे डिपेंडेंट हैं, आप कितना मोटिवेटेड हो उस जॉब के लिए। अगर बाकी सब लोगों की तरह ही आप भी अप्लाई करते रहोगे, जॉब नहीं मिलेगी। थोड़ा सा लेफ्ट राइट आपको देखना पड़ेगा। आप देखें एजेंसीज, आप देखें जॉब की डिस्क्रिप्शन। अब क्या है कि जॉब की डिस्क्रिप्शन अगर आपने लिंक्डइन पे तो अप्लाई कर दिया ना, अगर आप उस कंपनी का नाम जाके उसकी वेबसाइट निकालें और उसकी वेबसाइट पे भी कैरियर्स का ऑप्शन आ रहा है, वहाँ पे भी उन्होंने जॉब पोस्ट की होती है, वहाँ पे जाके आप अप्लाई करें। और मैं तो ये भी करता रहा हूँ, मैं तो उनका कॉन्टैक्ट नंबर निकाल के उनके कॉन्टैक्ट नंबर पे भी कॉल की मैंने। ठीक है। और इस तरह से भी मैं एटलीस्ट प्रोसेस में ज़रूर आया था। जब मुझे जॉब नहीं मिल रही थी, फिर मैंने इस तरह से स्टेप शुरू किए। मतलब बात वही नहीं, आप कितने विलिंग हो एक काम करने के लिए। Exactly. ठीक है, तो वो नज़र आता है, रिक्रूटर्स को भी नज़र आ रहा है, कंपनीज को भी नज़र आ रहा है कि एक बंदा कितना विलिंगली हमें अप्रोच कर रहा है और किसी भी है कि नहीं है, वो ऑफ कोर्स वो उनको नज़र आ जाता है। अच्छा, इसी से क्वेश्चन है कि सबसे हाईली डिमांड स्किल आईटी में अब कौन सी है जो कि एक मार्केट के अंदर? अच्छा, ग्रोइंग जो है ना, जिसकी डिमांड इस टाइम ज़्यादा है या जिसकी हाइप ज़्यादा है, वो एआई है। ओके। मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे लोग काम कर रहे हैं और सब कंपनीज जो है ना वो अपने आप को एआई की तरफ मूव करना चाह रही हैं। ठीक है। और इसकी दूसरी रीज़न ये भी है कि वो लोग जो है ना एम्प्लॉई, मतलब जो उनके एम्प्लॉई एक्सपेंसेस हैं, कुछ ना कुछ वो उसको रिड्यूस करना चाह रहे हैं। जैसा कि अब मैं बात करूँ सैस की, अब जिस तरह मैं सैस में अगर इंटरेस्ट ले रहा हूँ या हम सैस की बात करें ना, जब तो सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, उसके अंदर जो मैं काम करता हूँ वो यही है कि आप अपने एक एम्प्लॉई है जो सिर्फ और सिर्फ ये काम कर रहा है कि एक डॉक्टर के पास बैठ के कॉल्स रिसीव कर रहा है और कह रहा है ठीक है आपकी कल 2 बजे की अपॉइंटमेंट है। यही हमने वेबसाइट में एक ऑटोमेटेड सब बोट या ऑटोमेटेड एक सॉफ्टवेयर लगा दिया जिसके अंदर पेशेंट जो है वो खुद जा रहा है और अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर रहा है, उसको एक कंफर्मेशन ईमेल आ रही है और सब कुछ ये थोड़ा सा ऑटोमेटेड हो गया। ये मशीन लर्निंग में नहीं आता? मशीन लर्निंग में भी ये चीज़ें आती हैं। तो ये मशीन लर्निंग ही है? हाँ बिल्कुल, लेकिन मशीन लर्निंग जो है वो ज़्यादा एडवांस है। सैस जो है ये भी बहुत एडवांस है, लेकिन ये आप थोड़ा जिस तरह मिनिमल आपके टास्क हो सकते हैं उसमें आप कर सकते हैं, यानी कि सैस जो है इजी टू लर्न है। ठीक है। अब वो एक स्टूडेंट है जो कोई भी यहाँ पे आना चाह रहा है, कोई भी इंडिविजुअल है, उसके पास अभी इस वक्त आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की क्या स्किल्स नहीं है या कोई एक्सपीरियंस नहीं है, उसके पास मशीन लर्निंग का भी एक्सपीरियंस है या नहीं है, लेट्स सपोज है ही नहीं, उसके बाद रेलेवेंट छोटे से मतलब अपनी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के एक्सपीरियंसेस हैं या सॉफ्टवेयर से रिलेटेड कोई एक्सपीरियंसेस है, डिज़ाइन से रिलेटेड है या कोई गेम से रिलेटेड किसी का एक्सपीरियंस है, तो उसके पास कितनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं? मेरा भी मशीन लर्निंग में कोई एक्सपीरियंस नहीं है। अच्छा। मुझे भी मशीन लर्निंग नहीं आती, ना मैंने वो लैंग्वेजेस सीखी हैं। तो अब जब मैं आईटी के दूसरे सेक्टर्स की बात करूं तो उसके अंदर यही पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा स्किल है और बहुत ज़्यादा हाई नंबर ऑफ एक्सपर्ट्स हैं वेब डेवलपमेंट के। ठीक है। और जिस तरह आपने बोला कि सॉफ्टवेयर के और गेमिंग के खैर काम है थोड़े। तो
इधर बहुत ज़्यादा डिमांड है, यूके में भी गेमिंग की डिमांड है यहाँ गेमिंग की भी बहुत डिमांड है। लेकिन गेमिंग वालों को भी जॉब नहीं मिल रही। हाँ, अब देखिए मैंने आपको प्रोसेस बताया, प्रोसेस क्या है। अब अच्छा, दूसरी एक और चीज़ है, ऐसा नहीं है कि सबको ही इंस्टेंट जॉब मिलेगी। अब हम 2 लोग हैं, हम 2 दोस्त हैं, इधर आकर ही दोस्त बने, असल में फैसलाबाद से बिलोंग करते हैं हम दोनों। तो मशवरे मैंने उसे दिए, यार तुम ऐसे करना, ऐसे करना, ये करना। उसकी जॉब यहाँ पर आने के ठीक 1 महीने बाद लग गई। ओके यहाँ पर आकर हम मिले हैं, शायद 2 वीक बाद हम इस तरह एक जगह पे बैठे हुए थे, तो वो सेम कलर और मैं भी लैपटॉप यूज़ कर रहा था, उसने आके इस तरह दोस्ती हुई हमारी। तो बोलता आपको जॉब मिली? मैंने कहा नहीं यार, मैं भी ना ऐसे ऐसे ट्राई कर रहा हूँ। अच्छा यार कैसे करूँ? मैंने उसको गाइड किया, तुम भी ऐसे ऐसे करो। 1 महीने बाद ठीक उसकी जॉब लग गई, ठीक है। मेरी नहीं लगी। तो ये थोड़ा सा प्रोसेस में भी हो सकता। अब देखिए दूसरी चीज़ जो है ना, यहाँ पे जिस चीज़ को बड़ा अप्रिशिएट करते हैं ये लोग, या ये समझ लें कि ज़रूरी है, वो यूके बेस्ड एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। हाँ, ऑफ कोर्स। उस चीज़ को भी एक प्लस पॉइंट है। अगर आपके 2 कैंडिडेट हैं, एक के पास यूके का एक्सपीरियंस है, यूके मार्केट का एक्सपीरियंस है, एक के पास नहीं है, तो वो डेफिनेटली उसी को ही प्रेफर करेंगे जिसके पास यूके एक्सपीरियंस है। अब जो फ्रीलांसर्स हैं उनके पास ना, मेरा ख्याल है 8 आउट ऑफ 10 यूके एक्सपीरियंस होता है। वो कैसे होता है? क्योंकि वो यूके बेस्ड क्लाइंट्स के साथ पाकिस्तान में बैठ के काम कर रहे होते हैं, तो वो उसको एज एक्सपीरियंस शो वो उसको एज एक्सपीरियंस शो कर सकते हैं। ठीक हो गया। दूसरी चीज़ यहाँ पर जो मैटर करती है ना, वो आपका कॉन्फिडेंस है, आपकी लैंग्वेज स्किल है। ये दोनों चीज़ें किसके बाद आती हैं? आपकी अपनी फील्ड में स्किल के बाद। ऑफ कोर्स कम्युनिकेशन इज नंबर 1 की। वो कहते हैं कि यार हमको बंदा चाहिए जो कम्युनिकेट कर सके। एग्जैक्टली। तो ये जो हमारी नीश है ना, अब देखिए मुझे अगर किसी ने हायर कर लिया वेब डेवलपमेंट के लिए, अब वो गोरा है, हम आसान लफ्ज़ों में बात करें, वो गोरा है, अब वो मुझे आके समझा रहा है यार उसामा तुमने ये चीज़ ऐसे करी, अब वो मुझे इंग्लिश में समझाएगा, क्रिटिकल होगा मेरे लिए। अगर मुझे नहीं समझ नहीं आ रही उसकी बात, मैं काम गलत करूँगा। तो उन लोगों को वही लोग चाहिए, डेफिनेटली वो लोग चाहिए जो उनका काम आसान करें, ना कि वो खुद तंग हो। ठीक है। तो इस चीज़ को भी यूके बेस्ड आपका एक्सपीरियंस होना ज़रूरी। अब गेमिंग वालों को जॉब नहीं मिल रही, मैं ये नहीं कह सकता कि मुझे मिल गई है, सबको मिलनी चाहिए, लेकिन थोड़ा सा कहीं ना कहीं प्रोसेस में कहीं ना कहीं गैप होगा। उनकी अप्लाई करने का तरीका ठीक नहीं है, लेकिन जॉब मार्केट में है। जॉब मार्केट में बहुत। अच्छा, अभी आपने बात की गेमिंग के बारे में। उनको मतलब जॉब्स हैं उनके पास, पर वह उनको अप्लाई करने का तरीका नहीं आ रहा। अच्छा, जब अप्लाई की बात करते हैं तो उसमें 2 ऑप्शन आ जाते हैं। एक वो लोग जो स्टूडेंट वीज़े पे आए हुए, ठीक है, एक उनकी लिमिटेशंस है, और एक वो लोग जो PSW के ऊपर है। तो अब मुझे ये बताएं, एक स्टूडेंट वीज़े के ऊपर है, उसके पास एक अच्छा खासा IT का एक्सपीरियंसेस है। अब IT की मतलब कुछ भी, किसी भी फील्ड में एक्सपीरियंस हो सकता है। तो वो जब जॉब अप्लाई करता है तो उसकी CV को कितना एंटरटेन करते हैं यहाँ की मार्केट में, या वो बंदा जिसके पास ऑलरेडी PSW है, जब उसकी CV को ज़्यादा वो प्रेफर करेंगे? हाँ, ये भी एक फ़र्क है, ये एक डिफरेंस क्रिएट होता है, क्योंकि जो स्टूडेंट है ना उसको 20 आवर अलाउ है। ठीक है। तो स्टूडेंट कोशिश ही ये करे कि अप्लाई उस जॉब पे करे जिन्होंने मेंशन किया कि उनको पार्ट टाइम वर्कर्स की ज़रूरत है, लाइक उनको पार्ट टाइम जो है ना पर्सन या एक्सपर्ट चाहिए। तो स्टूडेंट्स को जो है ना वो फुल टाइम जॉब्स मिलना मुश्किल है, क्योंकि उनका स्टेटस जो है ना वीज़े का, वो उनका यही है कि उनको 20 आवर्स अलाउ है। जो मैं PSW पे हूँ, मुझे फुल टाइम वर्क अलाउ है। ठीक है। तो डेफिनेटली मुझे जॉब मिलना ज़्यादा आसान है, क्योंकि मोस्टली लोग जो हैं वो जॉब फुल टाइम ही दे रहे होते हैं, उनको फुल टाइम एक एम्प्लॉय चाहिए होता है उनकी कंपनी के लिए। तो वो डेफिनेटली मुझे प्रेफर करेंगे। हाँ, स्टूडेंट के लिए भी देखें ना, अपॉर्चुनिटी तो है, जैसे भी है। एक दफ़ा वो यूके में आ गया है, थोड़ा सा मुश्किल टाइम होगा उसके लिए पहले साल में भी, पहला साल नहीं मैं कहूँगा, 7-8 माह कहूँगा, क्योंकि उसके बाद एंड पे उनकी लास्ट में वो डेजर्टेशन और कुछ इस तरह के प्रोसेस स्टार्ट हो जाते हैं जिसमें वो फुल टाइम अलाउ होते हैं। तो पहले 7-8 माह गुजार लो किसी तरीके से मुश्किल, उसके बाद उनको भी फुल टाइम अलाउ होता है। नहीं भी आपने कहा ना कि मैं और मेरा दोस्त था, उसको पहले महीने में जॉब मिल गई। वो भी PSW था। अच्छा, वो PSW हाँ, पे वो भी था। PSW, हम दोनों PSW पे थे। ओके, तो PSW पे जॉब मिलना ज़्यादा इजी है, ज़्यादा इजी है एज कम्पेयर टू स्टूडेंट के ऊपर। आते ही आप स्विच कर लें। बिल्कुल ठीक है। इससे रेलेवेंट एक और क्वेश्चन है कि अब जो स्टूडेंट्स आ गए, अभी उनको ज़ाहिर लोकल मार्केट का एक्सपीरियंस नहीं है, तो कोई सर्टिफिकेशन करनी चाहिए या कोई मतलब कोई मज़ीद न्यू लैंग्वेज लर्न करनी चाहिए उनको मेन टाइम, जब तक वो जॉब के लिए अप्लाई नहीं करने के लिए एलिजिबल ना हो जाए? अच्छा, 2 तरह के स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे जो मैंने नोट किया। एक स्टूडेंट वो हैं जो जेन्युइनली स्टूडेंट है, मतलब उनका पाकिस्तान से बैकग्राउंड जो है ना वो मैं कहूँगा रिच बैकग्राउंड है, तो उनको यहाँ पर आकर फ़ीस देने की टेंशन नहीं है। ठीक है। क्योंकि जो भी स्टूडेंट यहाँ पे आ रहा है उसने कम से कम ना 7,000 पाउंड 7,000 पाउंड उसने यहाँ पे आके पे करना है। तो जिसको टेंशन है ना, वो तो बेचारा आके ना लेफ़्ट राइट नहीं देखता, उसको सबसे पहले यही ज़रूरत है कि यार किसी तरीके से मुझे जॉब मिल जाए, क्योंकि मैंने 7,000 यूनिवर्सिटी की फ़ीस पे करनी है, और अगर वो फ़ीस नहीं पे करेगा तो वीज़ा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है। तो
अब एक तरह के ये लोग हैं, वो बेचारे जो है ना वो इसी सर्कल में रहते हैं कि हम जॉब करेंगे और यूनिवर्सिटी की फ़ीस देंगे, और जाहिर है दूसरी टेंशन के पीछे फैमिली को भी सपोर्ट करना है। लेकिन जो दूसरे स्टूडेंट जो ईजी होके आते हैं ना, उनके लिए डेफिनेटली या तो वो पाकिस्तान से सीख के आएँ, या यहाँ पे आके बहुत सी एजेंसीज़ हैं, मैं मेंशन कर सकता हूँ, आप अगर ऑनलाइन भी सर्च कर लें, ऐसी बहुत सी एजेंसीज़ हैं जो कि आपको ट्रेनिंग देती हैं, फ्री ट्रेनिंग, फ्री में आपको ट्रेन भी करते हैं, और उनकी गारंटी होती है कि 2 से 3 माह की ट्रेनिंग है, लेट्स से मशीन लर्निंग की और डेटाबेस की बड़ी ट्रेनिंग है, डाटा एनालिटिक्स की इधर बहुत जॉब है। और मेरे पास अभी भी, मैंने भी इसी तरह से ज्वाइन की थी, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, फ्री में ट्रेनिंग देते हैं, तो वो आपको ट्रेनिंग भी देते हैं, और अगर आप उनका टेस्ट क्लियर कर लें आफ्टर 3 मंथ्स, वो आपको जॉब भी देते हैं। ठीक है, दैट्स गुड। तो इस तरह की आप लोग इंस्टीट्यूट्स को ज्वाइन करें, खुद से ढूंढें। अगर आप आईटी से किसी भी फील्ड से रिलेटेड है ना, तो आपकी अब वेब डेवलपर की भी फ्री ट्रेनिंग्स हैं, डाटा साइंटिस्ट की भी फ्री ट्रेनिंग है, आप उनकी ट्रेनिंग भी ज्वाइन करें, और सिंसियरली वो ट्रेनिंग ज्वाइन करके अगर आप वो काम सीख लें, 3 महीने बाद वो आपको जॉब भी देते हैं। 3 महीने बाद, कुछ का 4 महीने का, कुछ का 5 महीने का टाइम है। तो देखें, 3-4 मंथ्स की आपने ट्रेनिंग की, उसके बाद आपको जॉब सिक्योरिटी है कि यार मुझे 4 माह बाद जॉब मिल जाएगी। ठीक है। अच्छा, अब आपने बात की कि स्टूडेंट आते हैं, उनको फ़ौरन से काम चाहिए होता है, तो जो लोग वहाँ पे एज ए फ्रीलांसर काम कर रहे थे, तो वो यहाँ के उनको इतना पैनिक नहीं होना चाहिए ना, उनके पास तो ऑलरेडी क्लाइंट्स हैं। अगर मेरे पास एक क्लाइंट है, मैं पाकिस्तान में काम कर रहा था एज ए फ्रीलांसर, मेरे पास यूके का क्लाइंट था, और मैं जब यूके खुद आ गया फिज़िकली, तो मैं उस क्लाइंट को अप्रोच करके मज़ीद बेसिस नहीं ले सकता, या वही काम मैं कंटिन्यू नहीं कर सकता एज ए फ्रीलांसर? अच्छा, इसमें भी 2 चीज़ें हैं। एक तो वो, क्योंकि यूके बेस्ड या यूएस बेस्ड जो क्लाइंट्स हैं हमारे, वो हमें हायर इस वजह से कर रहे हैं, जो मेन रीज़न है क्योंकि पाकिस्तान की लेबर जो है वो चीप है। चीप है, ठीक हो क्योंकि अगर वो सेम पर्सन यहाँ पे हायर करेंगे, उनको 3-4 थाउजेंड पाउंड्स पर मंथ पे करना पड़ना है, जो काम हम 500-600 या 1000 पाउंड में कर रहे हैं। ठीक है। एक तो ये रीज़न है। दूसरी ये रीज़न है कि वो जो क्लाइंट है वो इधर आपको फिजिकली हायर करने में शायद विलिंग ना भी हो, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है हर चीज़ का प्रॉपर रूल टैक्स सिस्टम है। अगर वो मुझे अपना एम्प्लॉय शो करेगा, उसको उसकी कंपनी में काफ़ी तरह के कंसिक्वेंसेस हो सकते हैं। तो ये चीज़, ये डिसीजन पाकिस्तान से खुद सोच के ना आए कि यार ये मेरा क्लाइंट है, मैं वहाँ जाऊँगा तो ये मुझे हायर कर लेगा। पहले डिसाइड करके आएँ, क्लाइंट से ओपनली डिस्कस करें कि अगर मैं पाकिस्तान से मूव करता हूँ तो तुम मुझे जॉब दे सकते हो, या तुम मुझे फिजिकल जॉब ऑफर करोगे। ये तो हो गई है एक बात। दूसरी बात ये कि जो स्टूडेंट अगर आए ना, मैं PSW पे आया हूँ, तो जो स्टूडेंट है ना, उसके लिए ये मसला हो सकता है जब उसके अकाउंट में पैसे आएंगे क्लाइंट की तरफ से, तो उसको उसके ऊपर टैक्स भी शो करना पड़ेगा और सब मामला दिखाने पड़ेंगे। तो गवर्नमेंट को रीज़न देनी होगी कि ये पैसे मुझे क्यों आए हैं, क्योंकि यूके गवर्नमेंट बाकी सब मामलात में तो ठीक है, लेकिन पैसों के मामलात में और आपके बैंक में अगर कोई अमाउंट आई है उसके ऊपर आपको टैक्स भी पे करना है, और वो सब इश्यूज़ हैं। तो अगर कोई कंपनी आपको पे कर रही है कंटिन्यूसली पर मंथ, और एक अंडर द रेंज अगर अमाउंट है, फिर तो ठीक है सर्वाइवल के लिए, लेट्स से 500 पाउंड है या 1000 पाउंड है, स्टूडेंट के लिए तो इतना भी इनफ है अगर उसने सर्वाइव ही करना है बस। लेकिन अगर आपको ज़्यादा अमाउंट आपके अकाउंट में आ रही है तो आपके लिए इशू होगा। अच्छा, नहीं, मेरा सवाल ये था कि मेरे पास ऑलरेडी क्लाइंट है, और अगर मैं उस क्लाइंट को ना बताऊँ मैं यूके आ रहा हूँ, और मैं यूके आ जाऊँ और मैं स्टिल उस क्लाइंट के साथ काम करता रहूँ, तो मेरे बैक एंड पे तो एक पेमेंट मुझे है ना, मतलब मुझे जॉब करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं अभी भी अपने फ्रीलांसिंग का बिजनेस चला सकता हूँ। बेस्ट है, मैंने ऐसे ही किया है। तो अभी लोग ऐसे करते हैं? बिल्कुल, मैंने ऐसे ही सर्वाइव किया यहाँ पे आके। ठीक है। मुझे यहाँ पे आके अगर स्टार्टिंग में जॉब नहीं मिली या मैं जॉब नहीं कर सका, मैं अपनी कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से मैंने जॉब नहीं की यहाँ पे, तो मैं इसी तरह से सर्वाइव कर रहा था अभी तक तो अल्हम्दुलिल्लाह। जो भी क्लाइंट आपके थे, जो कि आप बिल्कुल। उन्हीं के साथ पीछे लगे हुए थे, और अपने पैसे वहीं से खुद ही अपने आपको बिल्कुल रेमिटेंस की तरफ बिल्कुल, भेजे? मेरी टीम पाकिस्तान में है, अभी ठीक भी है। है, तो टीम मेरी चलती रही, मैं खुद भी काम करता रहा यहाँ आके। तो मेरा एक पेमेंट का जो एक पूरा बना हुआ था गेटवे और एक पूरा स्केड्यूल बना हुआ था, उसके मुताबिक मुझे पैसे आते रहे और मेरा यहाँ पे तो अल्हम्दुलिल्लाह। आप रिकमेंड नहीं करते जो लोग आते हैं उनको एटलीस्ट कोई स्किल बेस्ड काम करना चाहिए, चाहे वो कोई भी एडिटिंग हो, डिज़ाइनिंग हो, या प्रोग्रामिंग हो? बिल्कुल, मैं यही बात करता हूँ कि जो स्किल्ड पर्सन है ना, अगर वो पाकिस्तान में है, कहना नहीं चाहिए लेकिन वो अपना फ्यूचर वहाँ पे ज़ाया कर रहा है। जो स्किल्ड पर्सन है, ठीक है। जो जिसके पास कोई भी अच्छी स्किल है, अच्छी स्किल मैं यही कहूँगा क्योंकि अब ये टेक्नोलॉजी का दौर है, तो मैं इन्हीं को कहूँगा। टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ग्राफिक डिज़ाइनिंग भी हो सकती है, कंटेंट राइटिंग है, या अगर आप एडवर्टाइज डिजिटल मार्केटिंग कह लें, ये भी मैं टेक्नोलॉजी से रिलेटेड इनको कहूँगा। या आप वेब डेवलपर हैं, आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। अगर आप पाकिस्तान में बैठे हुए हैं ना, तो अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं यूके आना,
या किसी भी लाइक अगर आप यूएसए मूव करना अफोर्ड कर सकते हैं, आप यूके आना अफोर्ड कर सकते हैं। मतलब पाकिस्तान से बाहर आप कह रहे हो कोई भी इंटरनेशनल एक्सपोजर लेना ज़रूरी एग्जैक्टली है। मैं यूके की बात करूंगा क्योंकि मेरा यूके का एक्सपीरियंस है, मैं यहाँ आया हूँ और मैंने देखा है कि यहाँ पे बहुत बड़ी मार्केट है। हाँ तो मैं यही कहूँगा कि आप पाकिस्तान में बैठे हो, आप अपना फ्यूचर जो है ना वो ज़ाया कर रहे हो। ठीक है। अच्छा, एक कल्चर है पाकिस्तान का फ्रीलांसिंग का, और उस कल्चर के अंदर एक चीज़ ये हुई है कि जी पाकिस्तान की रेपुटेशन बहुत ज़्यादा हर्ट हुई है, क्योंकि लोगों ने डिलीवर टाइम पे चीज़ें नहीं की, जो प्रोमिस किए बड़े फेक प्रोमिस रहे, और क्लाइंट भी काफ़ी ख़राब हुए, एक इमेज उस पर असर पड़ा है। मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस ये रहा है। और सेकंड एक चीज़ होती है कि जब आप किसी को क्लाइंट देते हैं तो वो उसको बाईपास करके डायरेक्ट हो जाता है। तो ये जो कल्चर है, इसको ये हमारे यहाँ ये क्यों आया फ्रीलांसिंग का कल्चर, और इसको हम किस तरह ख़त्म कर सकते हैं? अच्छा, ये कुछ हमारी फितरत है, हम अच्छा। पाकिस्तानियों की ना ये फितरत है बाईपास करने की ना, लालच है हम। और वो मैं ये कहूँगा कि लालच भी शायद कंट्री इन्वायरमेंट की वजह से, हम लोग इस कदर पिसे हुए हैं ना उधर, कि किसी भी बंदे को ना एक एक दिन का भी ज़हनी सुकून नहीं है, उसको यही है कि यार पता नहीं कल मेरे साथ क्या हो जाएगा। अल्लाह पे तवक्कल हो ना, तो ये इस तरह की ये खौफ नहीं आता। बिल्कुल। तो ये कुछ थोड़ा सा हम लोग दीन से दूर हैं और पैसे के लिए ना पागल हुए हुए हैं, इसलिए क्लाइंट को बाईपास करना, डायरेक्ट क्लाइंट के साथ हो जाना, ये कल्चर है पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है। लेकिन ये है कि अगर आप एज अ कंपनी चला रहे हो तो मेरा ख्याल लोग उस एक सिस्टम के अंदर, इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर रहते हैं। और दूसरा ये कि जो आप कह रहे हैं कि डेडलाइंस को डिले करना, ये पाकिस्तानियों में, हमारे अंदर, मैं खुद भी अपने आप को उसी में काउंट करता हूँ, हमारे अंदर ये मसला है, हमारे में एथिक्स की बहुत कमी है। हम अपने आप को जो है ना वो प्रोफेशनली नहीं अपने आप को प्रेजेंट कर सकते लोगों के सामने। विद एक्सपीरियंस ये चीज़ें आपको सीखने को मिलती हैं, आप सीख लें। मैं भी अभी रिसेंटली एक कंपनी के साथ काम कर रहा था इधर ही यूके में ही, उनकी भी टीम पाकिस्तान में है। तो वेबसाइट बनवा रहे हैं, पूरी हर चीज़ रेडी है, और जस्ट बिफोर 3 days ऑफ लॉन्च वेब डेवलपर कहता है जाओ मैं नहीं तुम्हारा काम करता। ये नॉर्मल है। ठीक है, अब वो Ego जो issues आ जाते बिल्कुल, हैं। अब जो पर्सन है वो इधर यूके में बैठा हुआ है, वेब डेवलपर उसका पाकिस्तान में है। अब डेवलपर ने ना एक चीज़ कमिट की थी ऑटोमेशन से रिलेटेड, कि मैं आपको वेबसाइट में ये एक टूल जो है ना, या आसान लफ्ज़ों में कह लें एक सॉफ्टवेयर सेट करके दूंगा। अब उससे वो हुआ नहीं। उसकी कह लें कि उसने सिर्फ क्लाइंट खींचने के लिए उस टाइम पे उसने बात कर दी कि मैं कर दूंगा, झूठ बोल दिया। ठीक है। लेकिन अब जब टाइम टू डिलीवर बात आई, टाइम पे डिलीवर करने की, उससे वो काम नहीं हुआ। अब वो अग्रेशन, आपको पता है एक वीडियो कॉल, एक मीटिंग चल रही है, गूगल मीट चल रहा है, उसके अंदर अब जो क्लाइंट है उसने कहा कि यार 3 दिन में मैंने लॉन्च करनी है वेबसाइट, तुम कह रहे हो ये तो कब करोगे? तो अब उसके पास क्या, अब पाकिस्तान नहीं है, उसके पास क्या हल है? जाओ मैं नहीं तुम्हारा काम करता, और ब्लॉक कर दिया। सिंपल एज दिस। बस। तो इस वजह से हम वाकई में, हमारा इमेज जो है ना वो बड़ा इधर गंदा हुआ है, और इस वजह से लोग अवॉइड भी करते हैं। लेकिन वही बात है कि 5 fingers आर नेवर इक्वल। अच्छे लोग भी हैं मार्केट में, आपको लेकिन अपना कितनी इमेज, देर तक अच्छे लोग इस बोझ को उठा सकते हैं? बात ये है ना, यही बिल्कुल सही बात है। क्योंकि मेरा खुद का एक्सपीरियंस ऐसा रहा है, मैं जिससे बात करूँ तो उनके एक्सपीरियंसेस ऐसे रहे। सबसे बड़ी चीज़ एक तो फेक प्रोमिसेस, टाइम पर डिलीवरी नहीं करना। तो मैं ये बात करता कि जब आप सब एक फ्रीलांसिंग इंडस्ट्री से रिलेटेड है, आप तो काम करते रहे, तो हम कहाँ पे वो चीज़ लैग हो रही है जहाँ पे लगता है कि हाँ यार ये मुझे एज अ पर्सन, क्योंकि अब मैं एक काम कर रहा हूँ, मैं पैसा कमा रहा हूँ, तो मुझे कोई ना कोई तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी ना कि यार ये जो मैं कर रहा हूँ ये ठीक है गलत है। तो कैसे एक बंदे में एथिक्स आ सकते हैं? अच्छा, हम जैसे लोगों के लिए ही ना ये प्लेटफॉर्म्स हैं, फाइवर, नहीं, अब अपवर्क। जो नए लड़के आ रहे हैं, जैसे मैं देखा काफ़ी, अब टीन एजर भी जो टीनेजर हैं, अब वो भी इस चीज़ के अंदर है। मुझे काफ़ी लोग मैसेजेस करते हैं, हम आपका ये काम कर देंगे, वो काम कर देंगे, और मैं कहता हूँ ठीक है करके दो, कोई सैंपल बना के दो। एक सैंपल बनाते हैं, फिर दूसरे में मुझे फोर्स करते हैं कि जी आप अब हमसे काम कराएं। अच्छा, मैं तो यही कहूँगा बीइंग अ प्रोफेशनल कि ना काम करवाएं। ऐसा जो आपको अगर कोई अप्रोच कर रहा है ना, और अगर तो आपका काम भी आपको पता है कि यार बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो ऐसे किसी पे रिलाई ना करें। फाइवर, अपवर्क पे जाएं, जिनकी प्रोफाइल्स अच्छी हैं। देखिए फाइवर पे भी वही बात बंदा है ना, ग्रो, फिर अगेन किसी को मौका नहीं मिलेगा। फिर जाती वाली बात है कि बंदा, जैसे सपोज मैंने काम करना है, मुझे ज़रूरत है और मैं जनरली अच्छा काम कर रहा हूँ, जब तक मुझे कोई काम देगा नहीं, मैं डिलीवर नहीं करूँगा, तो मैं अपनी प्रोफाइल कैसे बनाऊँगा? अच्छा प्रोफाइल बन जाती है, ऐसी बात नहीं। फाइवर के ऊपर अच्छा। या अपवर्क के ऊपर अगर आप देखें, तो जब आप जाएंगे, अगर आपने फाइवर से किसी से काम करवाना है ना, आप देखें आपको अगर किसी ने पर्सनली भी अप्रोच किया ना, आपके दिल में ख्याल आया कि यार इसकी प्रोफाइल बिल्ड होनी चाहिए, आप उसे कहेंगे जाओ फाइवर पे अपना अकाउंट बनाओ। कुछ भी मुश्किल नहीं है फाइवर पे अकाउंट बनाना। अब मैं फिर फाइवर पे तो मैं कॉन्टेक्ट करता हूँ। हाँ, तुम फाइवर पे अकाउंट बनाओ, मैं तुम्हें हो फाइवर पे ऑर्डर देता हूँ, अच्छा काम करोगे मैं तुम्हें वहाँ पे रेटिंग भी दूंगा। ठीक हो गया। ठीक है, तो वो अब देखिए बाउंड है।
अब कल को अगर वो आपका काम ख़राब करता है, आप फाइवर से कहेंगे ठीक है यार इसने मेरा काम ख़राब किया, मुझे मेरी भी पेमेंट वापस करें। तो मैं तो यही रिकमेंड करूँगा कि इस कल्चर, देखें पाकिस्तान में ना इस टाइम बहुत बड़े लेवल पे मैं सनी भाई को ज़रूर कोट करूँगा यहाँ पे, उन्होंने ये नॉलेज जो है ना पाकिस्तानियों को दिया, एजेंसी का और अमेज़ॉन का भी, कि आप अपने आप को इस तरह से एक्सपोजर दिया उन्होंने ना इन चीज़ों का। तो इस टाइम पाकिस्तान में बहुत सी माइक्रो एजेंसीज जो है ना वो बिल्ड हुई हैं, और वो सबकी सब फाइवर और अपवर्क पे भी हैं। और वो लोग, अब देखें मैं हूँ, मेरे अंडर पाकिस्तान में 16 लड़के काम कर रहे थे, मुझे कोई भी नहीं जानता, लेकिन मेरी प्रोफाइल है अपवर्क पे, मेरी प्रोफाइल है फाइवर पे, तो मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ। अगर मुझे पता है मैंने किसी क्लाइंट का काम ख़राब करना है, मेरी वो प्रोफाइल जिसकी वजह से मुझे इतने क्लाइंट्स मिल रहे हैं वो ख़राब हो जाएगी। लेकिन अब मेरे अंडर जो काफ़ी लोग काम भी कर रहे हैं, तो डेफिनेटली उनसे काम निकलवाना मेरी जिम्मेदारी है। मैं एक मिनिमल बजट, मुझे पता है मैंने इस क्लाइंट से अपने काम के मुताबिक इतनी डिमांड करनी है। देखिए जो भी न्यू लोग हैं, जो भी न्यू एक्सपर्ट्स मार्केट में आ रहे हैं, मेरा ये ख्याल है कि उनको फाइवर और अपवर्क के ऊपर ज़रूर आना चाहिए, अपनी प्रोफेशनल प्रोफाइल बिल्ड करनी चाहिए। ये उनका असासा है, एसेट है उनका। अपनी प्रोफाइल बिल्ड करें, अपने आप को दिखाएं कि यार मैं ये स्किल्स रखता हूँ, डेफिनेटली वहाँ पे ज़रूर ग्रो करेंगे वो। अच्छा, अभी आपने फाइवर की बात की कि फाइवर एक एसेट है, तो अभी रिसेंटली फाइवर ने पाकिस्तान में अकाउंट बैन कर दिए या डीएक्टिवेट हो गया, वो इंटरनेट ना होने की वजह से। जी। तो अब जिसका एसेट था वो तो गायब हो गया, अब वो क्या करेगा इस केस में? बिल्कुल सही बात। अच्छा, अब वो अकाउंट्स जो हैं वो डीएक्टिवेट नहीं हुए, असल में उन्होंने एक टैग दे दिया पाकिस्तानी प्रोफाइल्स को कि ये जो स्पेसिफिक पर्सन है ना, अगर ये पाकिस्तान से बिलोंग करता है तो ये आपका काम जो है वो टाइम पे डिलीवर नहीं कर सकेगा, क्योंकि इंटरनेट पाकिस्तान में नहीं है। मतलब उनको भी पता चल गया कि ये डिलीवर नहीं करेंगे टाइम पे। बिल्कुल, उन्हें भी पता लग गया। तो अब देखें ये भी एक बहुत बड़ी रीज़न है क्यों पाकिस्तान से निकलना चाहिए। तो पाकिस्तान में अब मेरी कंपनी है, मैं बैठा पाकिस्तान में काम कर रहा हूँ, मुझे क्लाइंट आया हुआ है, अब मैं उसका काम नहीं डिलीवर कर पा रहा। ये जो टैग लगा इससे तो नेगेटिव इम्पैक्ट होगा ना उनके ऊपर? बहुत बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट है ये जेन्युइनली। जो लोग पाकिस्तान में मैं पर्सनली जानता हूँ बड़े लोगों को जिनका काम इस चीज़ से इफेक्ट हुआ है। आप हिशाम सरवर भाई की भी पोस्ट कुछ देखें, काफ़ी लोगों को उन्होंने मेंशन किया हुआ है। कोई कह रहा है मेरा $3000 का क्लाइंट चला गया, कोई कह रहा है मेरा बेशक $1 का भी क्लाइंट गया है। अब क्लाइंट पैसों की बात नहीं है, यहाँ पे आपकी इमेज की बात है कि आपके कंट्री का इमेज क्या गया है। अच्छा, ये हमारा बहुत बड़ा मसला है। हम लोग ऑनलाइन फील्ड में आते हैं ना, हम हलाल हराम का जो है ना वो डिफरेंस नहीं रखते। ये चीज़ मैं सबसे पहले यही बात कहूँगा, एथिकली आपको ना यार हलाल हराम का थोड़ा सा डिफरेंस आपको पता होना चाहिए कि मैं अब ये जो पैसे कमा रहा हूँ ना ये मेरे लिए हलाल है। या अब देखें, आप बाईपास कर रहे हो किसी को या किसी को चीट कर रहे हो, ये हराम है। और ये भी बात याद रखें, इजी कम इजी गो। जितना आसानी से आप, ये आसान ही है ना असल में, क्लाइंट आपका था, आपने मेहनत की, आपने प्रोफाइल बिल्ड की है। अब कोई बंदा आके बाईपास कर रहा है या बीच में से कह रहा है अच्छा इसको मैं साइड पे करके खुद उसके साथ डायरेक्ट करता हूँ, वो पैसा आपको वक्ती तौर पे नजर आ रहा है। पर लोग ये बोलते हैं कि सारा काम तो हम कर रहे हैं, आप तो कुछ नहीं कर रहे, आप तो बीच में मीडिएटर है। अच्छा, अब इस चीज़ को भी अगर आप देखें तो ये प्रॉपर एक टर्म है बॉटम लाइनर और फाइन लाइनर की। तो आप एक बॉटम लाइनर हैं जो क्लाइंट्स को ग्रैब कर रहे हैं, ये आपके अंदर कैपेसिटी है। उसके अंदर क्यों ये कैपेसिटी नहीं थी कि वो डायरेक्ट उस टाइम पे क्लाइंट को लेके आता। तो ये लोग ये समझते नहीं है, इसलिए वो डायरेक्ट हो जाते हैं। ये देखे ना, ये एक स्किल है। मैं अपने बारे में ये बात कह सकता हूँ कि मुझे बोलना आता है। मतलब मैं किसी से अगर बैठ के बात करूँगा ना, अगर किसी क्लाइंट के साथ मीटिंग में आऊँगा तो मैं उसको कन्वर्ट कर लूँगा। मैं बॉटम लाइन कन्वर्जन एक बहुत बड़ी स्किल है, इतना आसान तो होता नहीं क्लाइंट कन्वर्जन करना भी। एग्जैक्टली। अगर हर बंदा क्लाइंट कन्वर्जन कर सकता होता तो फिर तो हर बंदा ही काम कर रहा होता। बिल्कुल ऐसे की जरूरत ही ना होती। बिल्कुल ऐसे ही है। ये कल्चर जो हमारा बिल्ड हुआ है ना पाकिस्तान में, मैं ये समझता हूँ, मैं कोई बड़ा मजहबी या दीनी पर्सन नहीं हूँ, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि थोड़ा सा दीन से दूरी है हमारी, क्योंकि जब हमें पैसा नजर आता है ना, हम पैसे के ही हो जाते हैं। मैं यही समझता हूँ कि समझना चाहिए हलाल और हराम का डिफरेंस जो है ना। अगर आप मैं ये कॉफ़ी भी पी रहा हूँ ना, मुझे ये पता होना चाहिए कि यार मैं ये हलाल पी रहा हूँ या हराम पी रहा हूँ, मुझे पता होना चाहिए। जब ये हम सोचना शुरू कर देंगे ना, मेरा ख्याल है ये चीज़ ख़त्म हो सकती है हमारी, पाकिस्तान में से ये चीज़ निकल सकती है। बस थोड़ा सा पैसा ज़रूर कमाएं, लेकिन हलाल हराम सोच के जो है ना उस चीज़ को लेके चलें। सही। अच्छा, अभी आपने बात की कि सनी अली ने एक चीज़ों एक्सपोजर दिया, पर वो ज़्यादातर आई थिंक उन्होंने अमेज़ॉन की बात की थी। आपका ख़ुद का भी अमेज़ॉन का एक्सपीरियंस रहा है, तो डिफ़ाइन करें कि, और लोगों ने काफ़ी लोगों ने नुकसान भी उठाया अमेज़ॉन से, और अब लोग सनी अली को बुरा भी कहना शुरू हो गए। एक ये हमारा भी कल्चर है कि एक बंदा आपको एक इल्म देता है, एक एक्सपोजर देता है, उसके बाद फिर आप उसी को बुरा कहना शुरू हो जाते हो। तो आपका क्या एक्सपीरियंस है अमेज़ॉन FBA से रिलेटेड? अच्छा, अमेज़ॉन FBA से रिलेटेड मेरा बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मैं सनी भाई के इंट्रोडक्शन से पहले, मतलब सनी भाई को जानने से पहले ही मैं अमेज़ॉन में था।
बट मैं किस तरह से था, मैं अमेजोन एफिलिएट कर रहा था। ओके। तो वो डायरेक्टली ये अमेजोन प्राइवेट लेबल और होलसेल नहीं था। तो क्योंकि मेरा ये इंटरेस्ट था इन चीज़ों में, एसईओ, डिजिटल मार्केटिंग, वेब डेवलपमेंट, मेरा इंटरेस्ट था, तो मैं 2017 से मैं ये स्किल्स सीख रहा था और इनमें ग्रो कर रहा था। सनी भाई का जो मसला है ना वो ये है कि उन्होंने नॉलेज दिया और मैं खुद उनका भाई, ये बात नहीं है, मैंने भी सीखा है उनसे और बहुत अच्छा उन्होंने काम किया पाकिस्तान में। बड़े ही लोगों ने उनके रेफरेंस से जो है ना अपने आप को ग्रो किया। सनी भाई के साथ भी यही सेम मसला हुआ है, उनको भी उनके अपने ही स्टूडेंट्स ने, लोगों ने बाईपास किया। अच्छा। या अपने रास्ते अलहदा से बनाने शुरू कर दिए। लेकिन उस बंदे का ज़र्फ है कि उस बंदे ने पाकिस्तान में मिलियंस लगाए हैं, लेकिन उसने ये नहीं कहा कि इसने मेरे साथ ऐसे किया या ये, मतलब उन्होंने कहा कि ठीक है यार, अगर ग्रो करते हो कर जो। उनको भी इसी तरह सबने बाईपास किया, अपने कमीशंस, अपने मसले साइड पे करते गए। प्राइवेट लेवल का जो लोगों ने नुकसान उठाया, सनी भाई असल में जो एक नॉलेज लेकर आए थे वो अमेजोन प्राइवेट लेवल का लेकर आए थे पाकिस्तान में, ब्रांड बिल्डिंग का। ठीक है। मैं जानता हूँ पाकिस्तान में $1 मिलियन ब्रांड्स हैं इस टाइम, और मैंने खुद उनके साथ काम किया हुआ है, और वो पाकिस्तान में ग्रो किए हैं और बहुत अच्छा ग्रो किए हैं। तो सनी भाई यही नॉलेज लेके आना चाह रहे थे कि लोग अपने ब्रांड्स बिल्ड करें। लेकिन वही बात है कि अमेजोन की पाकिस्तान पे बहुत सी रिस्ट्रिक्शंस हैं, वो हमारी अपनी ही हरकतों की वजह से हैं, जो हम ड्रॉप शिपिंग और कबूतर स्कीम और पता नहीं क्या क्या, ये हमारे हम नाम निकाल के जो है वो पैसे खाना शुरू कर देते हैं। तो उस वजह से हमारे ऊपर बड़ी रिस्ट्रिक्शंस हैं, और इन्हीं रिस्ट्रिक्शंस की वजह से हम क्या करते हैं, यूके में कोई दोस्त ढूंढते हैं, यूएसए में कोई बंदा ढूंढते हैं कि यार तुम मुझे ये अकाउंट बना दो, मुझे बैंक अकाउंट बना दो, इस चीज़ में मुझे हेल्प आउट करो। तो कहीं ना कहीं अच्छा, वो लोग जो डिपेंडेंट हैं, वो लोग जो ये कर रहे होते हैं, फिर उनके भी एड्रेसेस बैन हो जाते हैं, उनके भी अकाउंट बैन हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही होता है। वो क्या होता है? नहीं, अब देखिए ना, मैं अब यही बात करूंगा, मेरा यहाँ पे दोस्त है, अब अगर तो मैं उसके साथ मुखलिस हूँ ना, मैं उसको सारी डिटेल पहले बताऊंगा कि भाई मैंने ड्रॉप शिपिंग करनी है। ओके। अगर तो मैं प्राइवेट लेवल कर रहा हूँ ना, फिर नहीं कुछ भी होगा। प्राइवेट लेवल एक अच्छा मॉडल है बिजनेस का, जिसके अंदर आपका कोई अकाउंट बैन नहीं होता, कोई एड्रेस का इशू, कुछ नहीं बनता आपका। ये मसले उन्हीं लोगों के लिए हैं जो लोग ड्रॉप शिपिंग करते हैं, उन लोगों के अकाउंट्स बैन होते हैं, उन लोगों की हिस्ट्री ख़राब होती है, और उसी वजह से। लेकिन अभी का एक जो है वो ये कहते हैं कि जब हम रिटेल से परचेज़ करते हैं, मेरे एड्रेस पे आएगा और मैं फिर उसको शिप करूंगा, तो वो तो ड्रॉप शिपिंग नहीं हुई ना उस तरह की। हाँ, वो तो रिटेल लेके मैंने पोस्ट कर दिया। बिल्कुल, वो ड्रॉप शिपिंग, लेकिन वो भी आर्बिट्राज, लेकिन वो भी ब्लॉक हो जाता है, बैन हो जाता है। वो भी बैन हो जाता है। उसके अंदर भी जो बताने वाला आपको सही बात नहीं ना बता रहा। अच्छा। उसके अंदर ये इशू हो सकता है कि उसने प्रोडक्ट जो है वो जहाँ से ख़रीदी है, जो रिटेल से उसने प्रोडक्ट खरीदी है, वो ऑथेंटिक डिस्ट्रीब्यूटर नहीं था। नहीं, वो जो परचेस करें वो वॉलमार्ट से परचेस करें। अच्छा, वॉलमार्ट से परचेज करके आप अमेजोन पे बेचें, ये अमेजोन की पॉलिसी के अगेंस्ट है। तो इसके अंदर सोल्यूशन क्या होना चाहिए कि अगर आपने वॉलमार्ट से परचेज़ की है, उसकी आप अपने पास बुलाएं, उसकी पैकिंग चेंज करें, वॉलमार्ट का जो पैकिंग है उसको ख़त्म करके शिप करें। नहीं, यही करें ना, वॉलमार्ट की पैकिंग ख़त्म की, प्रोडक्ट मेरे पास आया, मेरे पास रिसीट्स भी हैं कि उनको मैं दिखाऊं कि मैंने अपनी, मेरी प्रॉपर, मैंने लेजिटिमेट मेरी परचेज़ है, ठीक है। उसके बाद मैंने फिर उसको शिप किया अमेजोन के अंदर, स्टिल मेरा अकाउंट बैन हो गया। नहीं, वो इस तरह से नहीं हो सकता। उसके ऊपर आप अमेजोन से फाइट कर सकते, अगर आपके पास सब कुछ लीगल है। जो आपकी रिसिप्ट है वो 10 यूनिट्स एटलीस्ट होनी चाहिए। ठीक है। अभी जो लोग अमेजोन में ऑनलाइन आर्बिट्राज कर रहे हैं, उन लोगों के अकाउंट बैन हो जाते हैं, यूएस के, यूके के, और वो क्यों हो रहे हैं, बैन क्यों हो रहे हैं? हाँ, उसके अंदर भी यही मसले हैं। जो लोग आर्बिट्राज कर रहे हैं, अगर तो वो प्योरली आर्बिट्राज करें, उसके अंदर ड्रॉप शिपिंग को मिक्स ना करें, फिर तो कोई इशू नहीं है। अमेजोन के कुछ रूल्स हैं, अगर आप उनको समझें। अमेजोन कहता है कि मुझे रिसिप्ट वो चाहिए जो एटलीस्ट 10 यूनिट्स की हो। तो जो लोग रिटेलर से बाय कर रहे होते हैं ना, रिटेलर मोस्टली आपको 2 या 5 यूनिट से ज़्यादा तो देता ही नहीं है। ठीक है। ये रिटेलर्स के भी रूल होते हैं। तो अब जब 2 या 5 यूनिट्स की रिसिप्ट आप अमेजोन को देंगे, अमेजोन तो डेफिनेटली उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। ठीक है। तो अमेजोन कहता है कि आप ऑथेंटिक डिस्ट्रीब्यूटर से या ऑथेंटिक रिटेलर से बाय करें प्रोडक्ट, और फिर अमेजोन पे आके बेचें। जिस तरह से लोग मोस्टली क्या मतलब मिनिमम 10 प्रोडक्ट्स होने चाहिए रिटेलर के, जो भी रिटेलर से मैं ले रहा हूँ, सेम आइटम 10 टाइम्स होना चाहिए। लेकिन वॉलमार्ट तो 2-3 आइटम के बाद तो वैसे भी नहीं परचेज करने देता कुछ। एग्जैक्टली। तो ये अमेजोन का इनवॉइस का क्राइटेरिया है। ओके। पहला क्राइटेरिया इनवॉइस का है कि मिनिमम 10 यूनिट्स उस इनवॉइस में शो होने चाहिए। दूसरा ऑथेंटिसिटी का क्राइटेरिया, यानी कि बहुत से लोग क्या कर रहे हैं जो आर्बिट्राज में, वो फेक डिस्ट्रीब्यूटर से प्रोडक्ट बाय करते हैं, मतलब चाइना से कर ली, या यहाँ पर भी ऐसे रिटेलर्स बहुत से हैं जो कि ऑथेंटिक उस ब्रांड की तरफ से ऑथराइज्ड नहीं है। तो जब उनकी प्रोडक्ट आप बाय करते हैं, आप तब तक बचे रहते हैं जब तक कंप्लेन नहीं आती। जैसे ही ऑथेंटिसिटी की कंप्लेन आती है, अब मैं एक बात करता हूँ, स्किन केयर की प्रोडक्ट है, मैं एक स्किन केयर की प्रोडक्ट डेली यूज़ करता हूँ। अब जैसे ही मेरे पास वो फेक आएगी ना, मैं देखते ही पहचान लूँगा कि ये फेक प्रोडक्ट है।
तो अब मैं एज अ कस्टमर अमेजोन को कंप्लेन कर दूंगा कि ये मेरे पास ये फेक प्रोडक्ट आई है, स्किन से रिलेटेड, मेरी ब्यूटी से रिलेटेड ये प्रोडक्ट थी, ये फेक है। उस कंप्लेन को अमेजोन नहीं माफ़ करता। एक दफ़ा तो शायद अमेजोन इग्नोर कर देगा, बट नहीं, 2 से, क्योंकि आपने भी देखे ना 10 यूनिट्स बाय किए हैं और अब आपने वो 10 लोगों को बेचे हैं, वो 10 में से 5 लोगों ने भी कंप्लेन किया, तो फिर आपका अकाउंट डेफिनेटली जाएगा, या अगर एटलीस्ट अकाउंट नहीं जाएगा तो वो ब्रांड को आपको अमेजोन बैन कर देगा। ठीक है। अच्छा, एक और क्वेश्चन है, इन सब चीज़ों को, अकाउंट बैन को या इस तरह की कॉम्प्लिकेशन के अवॉइड करने के लिए आपके नज़र में सबसे बेस्ट मॉडल कौन सा है अमेजोन का यूके मार्केट के अंदर? हाँ, यूके मार्केट के अंदर, यूके या ग्लोबली भी हम अगर बात करें तो प्राइवेट लेबल ही बेस्ट मॉडल है। ठीक है, लेकिन एक्सपेंसिव है। तो अगर प्राइवेट लेबल नहीं कर सकते तो होलसेल, अमेजोन होलसेल। फ़र्क सिर्फ इतना सा है ये आर्बिट्राज और होलसेल में कि आपने जो प्रोडक्ट बाय करनी है ना, वो ऑथेंटिक बंदे से बाय करनी है। ऑथेंटिक वो होता है जिसके बारे में ब्रांड ने अपनी वेबसाइट पे मेंशन किया होता है कि ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटर है या ये हमारा होलसेलर है, आप इससे जाके बाय करें। ठीक है, तो आप उनसे बाय करें। अब जब आप डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर भी कहते हैं कि हम सिर्फ बड़े ऑर्डर्स एक्सेप्ट करते हैं, छोटा ऑर्डर लेना है तो इस बंदे से लो। अब जब डिस्ट्रीब्यूटर खुद दे रहा है, इसका मतलब वो भी ऑथेंटिक है। लेकिन जब आप लोकली मार्केट में से ऐसे लोकल लोगों से बाय करते हैं, वहाँ पे आपका काम खराब होता है। तो होलसेल मॉडल बेस्ट है जिनके पास इनिशियल इन्वेस्टमेंट कम है। अगर मैं किसी रिटेलर से ले लूँ, लेट्स सपोज मेरे पास, मैं एस्दा या टेस्को से जाके कोई प्रोडक्ट उठा लेता हूँ 10-15, देखें वो यही मसला रहेगा आपका। टेस्को जो है या असदा जो है, ये लोग ऑथराइज्ड नहीं है रीसेल के लिए। मतलब जो आप प्रोडक्ट ब्रांड की बेचना चाह रहे हैं, ये लोग ऑथराइज नहीं है कि आप इसको, जिस तरह आप बहुत से ब्रांड्स की जब बात करेंगे ना हम, तो आप वहाँ पे जाके देखिएगा उनकी वेबसाइट पे उन्होंने क्लियरली मेंशन किया होता है कि नॉट फॉर रीसेल। आप बेशक 100 यूनिट बाय कर लें, लेकिन उन्होंने लिखा होगा कि हम ये रीसेल अलाउ नहीं करते। तो अमेजोन पे नहीं लगा सकते? नहीं लगा सकते। तो असदा और ये लोग तो रिटेलर हैं या बड़े लेवल पे काम कर रहे हैं, बट हम इनसे बाय करके नहीं बेच सकते। तो बेस्ट मॉडल में जिन लोगों के पास इनिशियल इन्वेस्टमेंट कम है, वो लोग होलसेल की तरफ जाएं। ठीक है, और सीखें भी उसको। इस तरह से उनका एक्सपोजर अमेजोन के लिए बिल्ड हो जाएगा कि अमेजोन कैसे काम कर रहा है, कैसे बिजनेस चलता है। और जो लोग जिनके पास इनिशियल इन्वेस्टमेंट थोड़ी ज़्यादा है, वो प्राइवेट लेवल की तरफ जाएं। तो अमेजोन प्राइवेट लेबल आपका अपना ब्रांड बिल्ड होता है और वो सबसे बेस्ट चीज़ है। तो कितने इन्वेस्टमेंट होने चाहिए? अच्छा, इन्वेस्टमेंट जो है ये काफ़ी बड़ा ब्रॉड क्वेश्चन है और बहुत कॉमन क्वेश्चन। सब लोग पूछते हैं कि कितनी इन्वेस्टमेंट से हम अमेजोन का काम कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने के लिए अमेजोन होलसेल का काम आप 1000 पाउंड से भी कर सकते हैं। ठीक है, आपके पास कोई होलसेलर्स हो देने के लिए आपको प्रोडक्ट? हाँ, एग्जैक्टली, बिल्कुल। तो अब देखिए, स्टार्ट करने का मकसद ये तो नहीं है ना कि अब आपने 2 यूनिट बाय कर लिए, $1000 में आपने 10 आइटम्स बाय कर ली या लेट से 50 आइटम्स बाय कर ली। स्टार्ट करने का मतलब ये है कि आपके पास इतनी इन्वेस्टमेंट हो कि आप उसको बाय करें, अमेजोन पे बेचें, अमेजोन आपको दोबारा पे आउट दे। तो ये सारा प्रोसेस जो है एटलीस्ट 2 मंथ्स का है। अब आपने एक दफ़ा $1000 की चीज़ बाय कर ली, अब आप 2 महीने बैठ के या 3 महीने बैठ के वेट करेंगे कि अमेजोन दोबारा पैसे देगा मुझे, फिर जाके मैं दोबारा बाय करूँगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो एटलीस्ट आपके पास $5000 to $10,000 होना चाहिए होलसेल के लिए, अगर आप अच्छा स्टार्ट करना चाहते हैं। और प्राइवेट लेवल में एटलीस्ट 30,000 आपके पास $30,000 से पाउंड्स, $30,000 30,000 पाउंड्स दोनों आप। मतलब इसके लिए क्या मतलब आपका प्रोडक्ट लॉन्च करने के लिए? एग्जैक्टली, प्रोडक्ट लॉन्च करने के लिए आपके पास इतनी अगर एक कोई बंदा जिसके पास प्रोडक्ट पड़ा है ऑलरेडी, इसके पास तकरीबन उसने कोई प्रोडक्ट अपना बनाया, छोटा सा प्रोडक्ट है, एक केले कप मैंने बना दिए, मेरे पास 500 पीस पड़े हुए हैं, प्राइवेट लेवल है मेरा, तो मैं उसको लिस्ट कर लूँ? अच्छा, अब ऐसे ही यही क्वेश्चन सबसे कॉमन फैसलाबाद के लोग मेरे से, जो मेरे जानने वाले हैं, सब लोग पूछते हैं, क्योंकि फैसलाबाद में मैन्युफैक्चरिंग बहुत है टावल की और बेडशीट की। तो वो सब लोग कहते हैं यार मैं खुद टावल बनाता हूँ, ये क्यों नहीं अमेजोन पे बेचते हम। तो फैसलाबाद वाले जितने भी मेरे सब दोस्त और जो लोग ये सुन रहे हैं, तो ऐसा नहीं होता कि हम कोई भी प्रोडक्ट चूज़ करते हैं कि यार ये मैं बनाता हूँ, इसको मैं बेचूँ। नो डाउट आप कप भी बेच सकते हैं, नो डाउट आप टावल्स भी बेच सकते हैं, बट आपको इसकी थोड़ी सी मार्केट सर्च करनी पड़ती है, आपको अपना एनालिसिस करना पड़ता है कि ये कितने में बिक रहा है। ठीक है, सबसे पहली बात। फिर इसका कंपटीशन कितना है, मतलब आपके अलावा और कितने लोग बेच रहे हैं, उनके कितनी रेटिंग्स, कितने रिव्यूज। ये आसान लफ्जों में मैं समझा रहा हूँ कि सबको समझ आ जाए कि अगर अब आपने ये बेचना है तो इसका कंपटीशन किसके साथ है। मतलब वो एक दुकान खोलें तो और कितनी दुकानें ऑलरेडी मौजूद है वहाँ पे। बिल्कुल। तो अब मैं अपना एक रेस्टोरेंट बनाने लगा हूँ, तो मेरे साथ मैं कंपटीशन किसके साथ क्रिएट कर रहा हूँ। ठीक है, तो देखें इनिशियली अब लॉन्च करने का मैं कब कर सकता हूँ, बेडशीट भी मैं लॉन्च कर सकता हूँ, हम टावल भी लॉन्च कर सकते हैं, बट बेडशीट में और टावल में इस कदर बड़े ब्रांड्स हैं,
तो आपकी सिर्फ लॉन्चिंग में, जहाँ पर मैंने कहा ना $30,000 लगना है, वहाँ पे शायद आपको $100,000 लग जाएगा। अच्छा, जब लॉन्चिंग की बात करें मतलब क्या मार्केटिंग के ऊपर? बिल्कुल मार्केटिंग, आसान लफ्ज़ों में हम मार्केटिंग की बात करेंगे, क्योंकि जब आप मार्केट में आते हैं तो अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए आपको बजट चाहिए एक। बिल्कुल। अब मैं हूँ विद अमेजोन पे जाके कोई भी क्यों बाय करेगा, वो सबसे पहली बात है, एक तो प्राइस आपकी, ठीक है, क्वालिटी का किसी को नहीं पता आपकी कितनी अच्छी क्वालिटी है, ये बाद में डिसाइड करेगा अनलेस वो कस्टमर। बाय को करेगा। तो सबसे पहले आपकी प्राइस देखेंगे वो, और दूसरा आपकी रेटिंग्स देखेंगे। तो जब आप मार्केट में आए हैं, आपकी तो रेटिंग 0 है, तो आपको बहुत ज़्यादा अग्रेसिवली अपने आप को मार्केट करना पड़ता है ताकि ज़्यादा लोग बाय करें, 0 रेटिंग्स के साथ ही बाय कर लें, फिर वो आपको रिटर्न में रिव्यूज़ देते हैं। ऐसे आपकी प्रोफाइल बिल्ड होती है और ये आपका खर्चा हो रहा होता है। अच्छा, अब किसी ने अमेजोन पे काम करना है तो आप उसको क्या एडवाइस करेंगे, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। अमेज़ॉन एक बड़ा बेस्ट प्लेटफॉर्म है बिज़नेस के लिए, और बहुत से लोग बड़े पाकिस्तानी, जिस तरह अगर हम बुरे लोगों को गिन रहे हैं तो बड़े अच्छे लोग भी हैं जो बड़ी बड़ी अच्छी इनकम जो है वो कर रहे हैं। तो करना चाहिए, नो डाउट करना चाहिए, बट तरीके से करना चाहिए, बजाय इसके कि आप पाकिस्तान का नाम भी ख़राब करें। अच्छे तरीके से, सही तरीके से काम करें और बहुत अच्छी तो इनकम है सही इसमें। तरीका जब आप बोलें तो क्या मतलब सही तरीका? सही तरीका देखें, यही है, पाकिस्तान के ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं जिनकी वजह से मैं कहूँगा मैं निकला हूँ, जिस तरह एड्रेस का इशू हो गया और इस तरह के मामला जो हैं। अब गलत तरीका वो ड्रॉप शिपिंग है, वो तो बिल्कुल ही नहीं करनी चाहिए। वो कबूतर स्कीमें और ये गलत काम सारे जो हैं ये हमने ही लॉन्च किए हुए हैं, ये तो वैसे ही नहीं करने चाहिए। तो सही तरीका यही है कि जिस तरह एड्रेस का इशू रहता था या आपके बैंकिंग के इश्यूज़ हैं, अब ये बहुत बड़ी बात है कि मैं उन इश्यूज़ को सॉर्ट करने के लिए यूके आ गया हूँ। जिस तरह मैं यहाँ पर डिपेंडेंट था किसी पे, मुझे अपॉर्चुनिटी मिली, मुझे रास्ता नज़र आया कि मैं यूके आ सकता था, तो मैं यूके आ गया हूँ। अब मुझे एड्रेस का इशू नहीं है। अभी जिस तरह कल मुझे मेरे एक दोस्त ने कॉल की, यार उसामा भाई आप यूके चले गए? मैंने बोला हाँ। यार एक छोटा सा काम है। मैंने बोला क्या? यार वो आपके ना फिज़िकल एड्रेस पे एक मेल आनी है, तो वो आप मुझे दे देना। मतलब भाई हमें पता है वो मेल क्यों आनी है, मेरा एड्रेस यूज़ कर रहे हो कहीं पे। तो अब देखें, वो बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो पाकिस्तान में होने की वजह से मैं अवेल नहीं कर पा रहा था। नहीं, अच्छा, अब लोग आपका एड्रेस यूज़ कर रहे हैं, वो ठीक है? नहीं, मैं किसी को नहीं दूंगा अपना फिजिकल एड्रेस। ठीक है। मैं खुद उस एड्रेस पे अपना बिजनेस या अपनी कंपनी ग्रो करूंगा। मैं जो हूँ वो अब अपना एड्रेस अपने लिए, अपनी ग्रोथ के लिए यूज़ करूंगा। मैं इतना पैसा लगा के आया हूँ तो मैं अपना बिजनेस ग्रो करूंगा। देखिए, मेरा कोई पर्सनल दोस्त था, उसने तो मेरे साथ शेयर कर लिया अपना एड्रेस, बट एड्रेस के ऊपर स्कैम्स भी बहुत होते हैं। मतलब तो किस तरह के स्कैम्स हो रहे हैं? किस तरह के स्कैम्स बड़ी तरह के हैं यूके में भी। हम पाकिस्तानियों ने हर जगह नाम रोशन किया हुआ है अपना। अच्छा। तो स्कैम्स जो हैं वो कुछ टेक्निकल स्कैम्स ये हैं कि लोग आपका एड्रेस जो है वो कुछ गलत टाइप की वेबसाइट्स पे, या जिनको हम कह सकते हैं ब्लैक हैट टाइप्स इनकम पे आपका एड्रेस यूज़ कर सकते हैं। तो उस चीज़ से तो बिल्कुल ही अवॉइड करें। वो आपके लिए, जो पर्सन इधर यूके में रेजिडेंट है, उसके लिए बड़े मसले बन सकते हैं। अच्छा, अब जो लोग यहाँ पे आ गए, जो यहाँ पे स्टूडेंट भी आ गए या एज ए फैमिली के भी जो बंदे आ गए, सबसे बड़ा मसला लोगों का एड्रेस, उनका एड्रेस है, उनको घर नहीं मिल रहे। और अब किसी ने अमेज़न का काम करना है पर उसका एड्रेस जो वो शेयर्ड एड्रेस है, वो किसी फ्लैट में रह रहा है या ऑलरेडी किसी साथ शेयरिंग पे रह रहा है, और 2 लोग काम कर रहे हैं, सेम लोग काम कर रहे हैं, तो अमेज़न ऐसे एड्रेसेस अलाउ करता है, सेम एड्रेसेस? नहीं, अमेज़न अलाउ नहीं करता अनलेस अनटिल आप ये कहें कि वो मतलब पेरेंट चाइल्ड का रिलेशन शो करवाएं कंपनी में कि ये मेरी सिस्टर कंपनी है। अच्छा। अगर आप ये शो करवाएं तो फिर ये मैंने भी पढ़ा है कि अमेज़न अलाउ कर देता है। आपको अमेज़न से फ़ाइट करना पड़ता है कि ये हम सेम कंपनी हैं और हम इस तरह से ऑपरेट कर रहे हैं, फिर हो सकता है। बट ये इस चीज़ को अवॉइड ही करें कि आपका अकाउंट चल जाए। अभी अमेज़न ने इग्नोर कर दिया, आपका अकाउंट ग्रो कर गया, आपकी कंपनी ग्रो कर गई है, और बाद में अमेज़न आपका अकाउंट जो है वो बैन कर दे सेम एड्रेस की वजह से। तो बेहतर तो यही है कि इस चीज़ को अवॉइड ही करें कि सेम घर में अगर 2 अकाउंट्स आप बना रहे हैं तो ये कभी भी गुड आइडिया नहीं है। इस किस्म के जो स्कैम्स हैं ना यूके में, ये एड्रेस से रिलेटेड और भी बड़े मामलात में हैं। अब जैसे मैं यहाँ पर आया हूँ यूके में, तो मैं घर ढूंढ रहा था। अब उस घर के अंदर एक पाकिस्तानी जो है ना, उसने एडवर्टाइज़ किया। अब वो खुद स्टूडेंट था, बट वो मिला बड़ा प्रोफेशनली, मतलब ऐसे लग रहा था कि वो यहाँ का नेशनल है। तो मैं उसके पास गया हूँ और हमने घर देखा, तो हमने रेंट डिसाइड कर लिया, सब कुछ हमारा डिसाइड हो गया। तो अब उसने कहा कि ठीक है आप मुझे 2 मंथ्स का डिपॉजिट दें। मैंने बोला यार 2 मंथ्स काफ़ी ज़्यादा है। अच्छा, हमारा डिसाइड हो गया कि ठीक है 1.5 मंथ का आप डिपॉजिट दे दें। तो अल्लाह ने थोड़ी सी अक्ल दी, यहाँ पे यूके में हर चीज़ क्योंकि ऑनलाइन है। तो मैंने कहा कि यार ये ना लग नहीं रहा मुझे, कुछ ना ऐसे फीलिंग सी आई। मैंने वो एड्रेस जो है ना वो गवर्नमेंट की वेबसाइट में जाके ऐड किया, और मैंने वो एड्रेस की 3 पाउंड फ़ीस थी, मैंने वो पे करके उसकी डिटेल्स निकाल ली। तो मुझे पता लगा कि वो लैंडलॉर्ड ही नहीं है। अच्छा। वो पर्सन जो है वो खुद भी लैंडलॉर्ड नहीं है, वो घर का मालिक ही नहीं है। जो कि मुझे मालिक बन के मिल रहा था उस घर का,
वो खुद भी स्टूडेंट ही था इधर। तो कोई स्टेट एजेंट था क्या? वो स्टेट एजेंट भी नहीं था, वो स्टूडेंट था जिसका अपना टाइम ख़त्म होने वाला था उस घर में, अच्छा। और वो सिर्फ ये कोशिश कर रहा था कि उस घर को एडवर्टाइज करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से डिपॉजिट कलेक्ट कर रहा था कि बस डिपॉजिट लूँ, और लेट से मेरे साथ डिसाइड हुआ कि ठीक है आप 1 जनवरी को आप शिफ्ट हो जाए यहाँ पे। अब जब मैंने 1 जनवरी को यहाँ पे आना है तो आगे आके मुझे मिला कौन है? असल लैंडलॉर्ड, ओके। क्योंकि वो तो खुद रेंट पे था और वो लोगों से डिपॉजिट इकट्ठे करके भाग गया। अब इस तरह का जो मैं घर अगर ले रहा हूँ और उसका एड्रेस भी मैं कहीं पे यूज़ कर रहा हूँ, तो वो मेरे लिए फ्यूचर में मसला है, क्योंकि अगर मैं खुद वहाँ पे जब हूँ ही नहीं और मैंने वो एड्रेस यूज़ कर लिए, वो स्कैम वाला बंदा जो था उसने तो मेरे से डिपॉजिट लिया, वो तो भाग गया। ना मेरे पास अब वो घर है, ना मेरे पास वो एड्रेस है। वो एड्रेस भी यूज़ करूँगा तो लैंडलॉर्ड भी कह देगा भाई तुम क्यों एड्रेस यूज़ कर रहे हो। तो कैसे, तो इस तरह केसेस से कैसे बचना चाहिए? ये इस तरह के केसेस से बचने के लिए हमारे पास इजी सोल्यूशन तो ये है कि कोशिश सबसे पहले ये करें कि जो लेजिट वेबसाइट्स हैं, अगर आप घर ढूंढ रहे हैं, मैं इस टॉपिक पे बात कर रहा हूँ, अगर आप घर ढूंढ रहे हैं तो वेबसाइट्स हैं, ओपन रेंट है, और ओपन रेंट पे आपकी प्रोफाइल प्रॉपर होती है, गो थ्रू जाती है वेबसाइट, तो वो रिस्पॉन्सिबल पर्सन होती है वेबसाइट जो है ना। तो इस तरह की वेबसाइट से एक तो घर ढूंढें, और दूसरा ये है कि जब आप कर भी रहे हैं तो थोड़ी सी कोशिश करें उस एड्रेस की और उसकी डिटेल्स जो ऑनलाइन गवर्नमेंट की वेबसाइट पे चेक कर लें, तो आपको पता लग जाएगा कि ये जो पर्सन आपको मिल रहा है ये उसका लैंडलॉर्ड है भी है या नहीं है। तो वो 3 पाउंड फीस है बस, मैंने वो 3 पाउंड फीस पे कर दी, क्योंकि इन लोगों को ये, अब वो उस पाकिस्तानी को उसको ये लग रहा था कि ये पाकिस्तान से है, ये कहाँ चेक करेगा, इसने तो मेरी, क्योंकि हम एक दूसरे पे रिलाई भी तो करते हैं ना। अब मुझे कोई पाकिस्तानी मिलेगा मैं बड़ा खुश हो जाऊँगा कि यार ये अपने मुल्क का बंदा है, अपना कलर है, सेम रंग है, और ये वो तो मुसलमान, अस्सलाम वालेकुम, हम जल्दी से ट्रस्ट बिल्ड कर लेते हैं। तो वही बंदे आगे जो हैं वो आपको गला काटने के लिए बैठे हुए हैं। तो आप ये ऑनलाइन जाएं, अपना 3 पाउंड फीस है गवर्नमेंट की वेबसाइट पे, वो एड्रेस लगा के आप देख लें कि ये जो बंदा मिल रहा है आपको ये लैंडलॉर्ड है भी है या नहीं है। कोई आखिरी एडवाइस? आखिरी एडवाइस यही है कि जो लोग पाकिस्तान से मूव होने का सोच रहे हैं, सबसे पहले तो सोचें। सोचने से कुछ नहीं होता रहेगा, आप लोग डिसीजन बनाएं कि आपने अपने फ्यूचर के लिए पाकिस्तान से निकलना है। ज़मीन बदलें, आपका नसीब बदलेगा। तो जो लोग ये कहते हैं कि हालात ख़राब हैं, ऐसा कुछ नहीं है, सबके हालात ठीक हो जाते हैं। तो जब आप लोग पाकिस्तान से आने लगें, सबसे पहले तो जो लोग भी ये वीडियोस सुन रहे हैं, आप लोगों की फेसबुक, आप लोगों की टिकटॉक जो है वो वल्गर एक्टिविटी से भरी हुई है। आप लोग क्यों नहीं फॉलो करते इन्फॉर्मर को? आप लोग क्यों नहीं फॉलो करते उन लोगों को टिकटॉक पे, या आप लोग क्यों नहीं फॉलो करते उन लोगों को यूट्यूब, फेसबुक पे, जो लोग आपको अच्छा गाइड कर रहे हैं? बजाय इसके कि आप सारा दिन बैठ के स्टेज शो देखते हैं, बजाय इसके कि आप लोग सारा दिन बैठ के सिर्फ इंटरटेनमेंट रील्स देखते हैं, आप लोग उन लोगों को फॉलो करें जो आपको नॉलेज दे रहे हैं पाकिस्तान से कैसे निकलना है, पाकिस्तान से यहाँ पर आने के बाद कैसे सर्वाइव करना है। तो अपना इन्वायरमेंट चेंज करें सबसे पहले, अपनी सोशल मीडिया को चेंज करें। सोशल मीडिया पे बजाय इसके कि आप लोगों ने ग्रुप्स ज्वाइन किए हैं जो सिर्फ आपको हंसा रहे हैं, आप वो ग्रुप्स ज्वाइन करें जो सिखा उन लोग, कुछ रहे हैं। बिल्कुल, जो आपको सिखा रहे हैं। मैंने अपने आप को ऐसे चेंज किया, क्योंकि मैं फेसबुक बहुत चलाता था, इंस्टाग्राम तो मैंने वैसे ही अनइंस्टॉल कर दिया, क्योंकि वो बहुत मेरा ना दिमाग चूसती थी, हर टाइम मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। तो फेसबुक मेरे पास बेस्ट प्लेटफॉर्म था, मैंने अपना फेसबुक ही चेंज कर लिया, सब ग्रुप्स लीव कर दिए, वो वाले ग्रुप्स ज्वाइन कर लिए, वो वाले पेजेस फॉलो कर लिए, उन लोगों को ऐड कर लिया जो लोग सिखा रहे थे। अब जब मैं फेसबुक खोलूंगा मेरे सामने कुछ ना कुछ अच्छा ही आएगा, कोई ऐसी पोस्ट ही आएगी जिसके अंदर या तो बताया जा रहा है कि पाकिस्तान से कैसे निकलना है, या तो बताया जा रहा है कि यूके में आके ऐसे सर्वाइव करना है। तो आप अपना इन्वायरमेंट सबसे पहले चेंज करें। अब जो लोग आ रहे हैं पाकिस्तान से वो लोग स्किल ज़रूर लेके आएँ। ठीक है। स्किल के लिए भी आप लोग देखें, अब हमने अपने इन्फॉर्मर, हमने आज के अपने पॉडकास्ट पे काफ़ी चीज़ें डिस्कस की हैं कि कौन कौन सी स्किल्स आप सीख के आ सकते हैं। तो स्किल सीख के आएँ। अगर आप विदाउट स्किल आएंगे, सॉरी टू से, तो फिर आप सारा टाइम, जितना टाइम इधर है, आप या टैक्सी चलाएंगे या रेस्टोरेंट्स में काम करेंगे या सिक्योरिटी करेंगे। बुरी जॉब्स नहीं है, मैंने खुद की हैं, स्टार्टिंग में आपको करनी पड़ती है, ग्रोथ नहीं है ना, बट ग्रोथ नहीं है, आपका करियर नहीं बन सकता, आपको स्पॉन्सर जॉब्स नहीं मिल सकती, कोई स्किल्स नहीं उसके अंदर। एग्जैक्टली। तो आप अपनी स्किल ज़रूर सीख के आएँ, और स्किल में अच्छी स्किल्स हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी का दौर है, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड अच्छी स्किल्स सीख के आए हैं आप लोग। और आने से पहले बजाय इसके कि यहाँ पे आके परेशान हों, अब जिस तरह से मैंने बात की, थोड़ा सा आप अपनी रिसर्च करें। मैं भी सिखाता हूँ, आपके चैनल पे भी हमने ये बातें देखी हैं। आप कैसे मेक श्योर कर सकते हैं कि आपके साथ यहाँ पर आने के बाद या आने से पहले स्कैम ना हो। ये चीज़ें ज़रूर आने वालों को देख के आनी चाहिए। बहुत तरह के स्कैम्स हैं, सीख के आना चाहिए। ठीक है। इन चीज़ों के ऊपर, और अपना रिहाइश का मसला हल करके आएँ। ये जो लोग कपल्स आ रहे हैं उनके लिए तो ज़रूरी है। स्टूडेंट्स की भी मुझे बहुत
बहुत मैसेजेस मेरे भरे हुए हैं, भाई हम आ रहे हैं, हमें कुछ अरेंज कर दें। तो यार आने से पहले अपना रिहाइश का अरेंज करके, मैं ऐसे केसेस जानता हूँ जिन्हें मजबूरी में आके या तो होटल्स में रहना पड़ा है। तो और बेस्ट यही है कि स्टूडेंट अकोमोडेशंस हैं उसमें चले जाएं खामोशी से, हाँ बिल्कुल, है ना। तो ये अपने इश्यूज़ को सॉर्ट करके आएँ, आने से पहले अपना देख के आएँ कि हमने रिहाइश कहाँ पे रखनी है, और लोगों पे डिपेंडेंट होके ना आए, अल्लाह पे तवक्कल करें और अल्लाह पे भरोसा करें। ये ना सोचें कि मेरे लिए वो बंदा जो है वो आगे बैठा है, मेरा दोस्त वो मेरा मसला हल कर देगा, ये सब झूठ है। बिल्कुल अल्लाह के बंदे हैं, काम आते हैं, पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, लेकिन यहाँ पर जब आप पहुँचते हो ना इस ज़मीन पे, तो बड़े बड़े अपने आप के भाई बदल जाते हैं। ऐसे तो ऐसे किसी पे रिलाई ना करो कि वो मुझे जॉब लगवा देगा, वो मुझे ये कर देगा, ऐसा नहीं, कुछ नहीं। देखें बात ये है कि मेन आप डायरेक्शन दिखा सकते हैं, बाकी चलना हर एक की अपनी जिम्मेदारी है, कोई किसी को चला नहीं सकता। बिल्कुल ऐसे ही है। तो मैं अक्सर ये कहता हूँ कि हम तो माइल बाकर में कोई साहिल ही नहीं, राह दिखलाएं किसे राहबरो मंजिल ही नहीं। थैंक यू सो मच, आपने अपना टाइम दिया, आपने देखा, एंड आई होप कि आपने कुछ सीखा होगा। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो, किसी भी तरह की कोई भी क्यूरीज हो, आप हमारे डिस्क्रिप्शन पे हमारा ईमेल है, आप हमें ईमेल करें, हम उसामा को दोबारा बुला सकते हैं, और किसी भी तरह के क्वेश्चंस को हम आपके इंशाल्लाह डेफिनेटली एड्रेस करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।